आज से स्टार्ट करेंगे मेंस की क्लासेस, क्योंकि कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया और प्रीलिम्स का रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक एवरेज कट ऑफ निकल के आ रही है वो 95 के आसपास निकल के आ रही है। अब जिनका हमने जो प्रेडिक्शन करी थी 99 नोट्स के थ्रू, जो पुलकित सर ने बताई थी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो माना जा रहा था कि 90 वाले थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर दें, 95 वाले लगभग श्योर हैं कि उनका मेंस में होने वाला है, और 100 वाले तो थे बिल्कुल श्योर थे। तो अभी जो अजम्पशंस निकल के आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 95 प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है। तो यानी कि अब हम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी मेंस की तैयारी में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी में मैपिंग का। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम मेंस की तैयारी के स्टार्ट कर रहे हैं डेली के बेसिस पर। तो डेली आपको लेक्चर्स इसके लिए मिलते रहेंगे, और हम क्या करेंगे डेली बेसिस पर एक आंसर राइटिंग का भी अटैम्प्ट करेंगे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम आज करेंगे पूरा का पूरा एशिया पॉलिटिकल और फिजिकल मैपिंग। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पूरी की पूरी मैपिंग करवाई जा रही है। इसके पहले जो हमने शॉर्ट वर्जन्स करे हैं मैपिंग के, उसके अगेंस्ट ये एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं एशिया की फिजिकल और पॉलिटिकल मैपिंग, राइट। आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास एशिया का पूरा मैप। इसके अकॉर्डिंग 48 कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड नेशन के लिस्टिंग के अकॉर्डिंग एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस को लेकर रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है कि उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब उस पर आगे क्या डिसीजन होगा ये देखने वाली बात होती है। इसके साथ ही कुछ सोवरेन प्रोविंसेस भी हमारे पास रहती हैं, जैसे कि सिप्रस हो गया, अबाखाज़ा हो गया, साउथ ओसेतिया हो गया, है नी। इनको भी देखेंगे, इनकी लोकेशन एक्चुअली में कहाँ पर है। तो एशिया का ये पॉलिटिकल मैप है। ये पॉलिटिकल मैप मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों दिखाया है, कोई बताएगा? तो पॉलिटिकल मैप स्टार्टिंग में दिखाने का रीज़न ही इसलिए है क्योंकि हम पॉलिटिकल नैरेटिव से या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से या पॉलिटिकल मैपिंग उनकी बाउंड्रीज से ज़्यादा अपने आप को रिजेंबलेंस में पाते हैं, हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरा कि वी आर गोइंग टू इन द फाउंडेशन द पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ एशिया और ईच अदर कॉन्टिनेंट। हम किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हम उसके पॉलिटिकल मैपिंग को पहले ऑब्जर्व करेंगे। उस पॉलिटिकल मैपिंग पर हम कंट्रीज़ को आइडेंटिफाइड करेंगे, और फिर कंट्रीज़ को आइडेंटिफाइड करते हुए हम उसके फिजिकल से फीचर्स पे जाएंगे। अभी तक जनरली का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जनरल नोशन ये है, जनरल ट्रेंड ये है कि पहले फिजिकल मैपिंग करवा दी जाती है और उसके बाद पॉलिटिकल मैपिंग पे आते हैं। लेकिन हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, या मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। पहले हम इसके पॉलिटिकल मैपिंग को देखेंगे, और उस पॉलिटिकल मैपिंग के साथ साथ जिसकी पॉलिटिकल मैपिंग देखेंगे उसी पॉलिटिकल मैपिंग के साथ साथ हम उसकी फिजिकल लोकेशन को सॉर्ट आउट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है अपना एशिया। और जब हम अपने एशिया की बात करते हैं तो ये देखो, ये है अपना इंडोनेशिया, और यहाँ से होकर निकलता है अपना इक्वेटर। तो एशिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, अपने एशिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, क्योंकि हम एशिया में ही हैं इसलिए बोला है इसको अपना एशिया। तो इसमें एक तो थोड़ा करेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी मैपिंग मिलती है वो भारत के साथ थोड़ा दुराचार करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। तो हम अपने भारत को पहले ठीक कर देते हैं, राइट है, ओके। तो एशिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमको 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ का मिलता है, राइट है। नदर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर एशिया को क्रॉस करता है, जब इक्वेटर एशिया को क्रॉस करता है तो इंडोनेशिया को क्रॉस करता है, यानी कि इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ तक एशिया का एक्सटेंशन है। लेकिन एशिया मेजॉरिटी में, या हम कहें पूरा का पूरा, अगर 10 डिग्री के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को एक प्रकार से हटा भी दिया जाए या उसको काउंट भी करके लिया जाए तो मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, राइट है। अगर हम एशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं कि एशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे तो ये हमको मिलेगा कहाँ से, 20 डिग्री ईस्ट से और 170 डिग्री वेस्ट। तो 20 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक हमको एशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मिलेगा। इसके अगेंस्ट 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक हमको इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो मेजॉरिटी पे हम लोग ये स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई शिव? तो मेजॉरिटी पे हम लोग ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर का अपने आप में कॉन्टिनेंट है, राइट है। अब देखो, अगर ये एशिया की पूरी पॉलिटिकल मैपिंग है तो क्या हमारे पास कुछ एशिया के डिविजन्स भी हैं?
अगर ये पॉलिटिकल मैपिंग है तो क्या हमारे पास एशिया के कुछ फिजिकल डिवीजन्स भी हैं। तो अगर हम एशियाज़ के डिवीज़न देखेंगे कि एशिया में कौन कौन से डिवीज़न है, तो फिजिकल डिवीज़न में जब हम बात करेंगे तो पहले हमारे पास आएगा नदर्न लोलैंड, यानी कि नॉर्थ वर्ल्ड के लोलैंड, यानी कि एशिया के नॉर्थ में हमारे पास कुछ लोलैंड्स हमको मिल रहे हैं, राइट है, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, सेंट्रल माउंटेन्स मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास सदर्न प्लेट्यूज मिलेंगे। प्लेट्यूज क्या है, अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड है इन कंपैरिजन ऑफ द प्लेन, अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड है इन कंपैरिजन ऑफ द प्लेन। उसकी अपनी फॉर्मेशंस है, उस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास सदर्न प्लेन्स हैं। फिर हमारे पास एक ग्रेट रिवर बेसिन्स मिलेंगे, और हम जानते हैं कि एशिया में हमारे पास लार्जेस्ट कुछ सम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर हैं वर्ल्ड की, जैसे कि अपनी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, यांगत्से हो गई, येलो रिवर हो गई, मेकोंग हो गई, सल्वीन हो गई, इरावती हो गई। ये लार्जेस्ट रिवर हैं एशिया के, लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स की फॉर्मेशंस करती हैं। और इसके बाद हमारे को मिलेंगे हमारे आइसलैंड ग्रुप। जैसे भारत के पास ही अपने 2 आइसलैंड ग्रुप है, पहला है अंडमान और निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। इसके साथ ही फिर हमारे पास ईस्ट एशिया से लेकर और पूरे इंडोनेशिया तक पूरे के पूरे आइसलैंड ग्रुप की एक बेल्ट है। और हम जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे अधिक आइसलैंड और उसके रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एशिया के हमारे पास 5 फिजिकल डिवीजन मिलते हैं, नदर्न लोलैंड, सेंट्रल माउंटेनियस रीजन, सदर्न प्लेट्यूज, द ग्रेट रिवर बेसिन्स और ग्रुप ऑफ द आइसलैंड और आइसलैंड्स ग्रुप, राइट है। अब तो नदर्न लोलैंड्स, सेंट्रल माउंटेनियस रीजन, सदर्न प्लेट्यूज, ये थोड़ा एक्सटेंड करके और आगे तक आता है। और इसके बाद हमारे पास कुछ रिवर बेसिन मिलेंगे, यहाँ पर अमू दरिया, सिर दरिया, यूफ्रेट्स और तिग्रिस, दराज एंड फजलास। और इसके बाद हमको मिलेंगे ग्रुप ऑफ दी आइसलैंड। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ दी आइसलैंड हमको स्टडी करेंगे। तो 5 फिजिकल डिवीज़न के साथ और पॉलिटिकल मैपिंग को बेस बनाते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एशिया का फिजिकल डिवीज़न। और इसके फिजिकल डिवीज़न में जो हम पहला स्टडी करेंगे वो हमारे पास आता है वेस्ट एशिया। पॉलिटिकली भी एशिया को डिवाइड करा गया है। और जब हम पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करते हैं तो हमारे पास आता है वेस्ट एशिया, हमारे पास आता है सेंट्रल एशिया, हमारे पास आता है नॉर्थ एशिया, हमारे पास आता है ईस्ट एशिया और हमारे पास आता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। कैसे? तो हमारे पास आता है वेस्ट एशिया, जस्ट अ मिनट, तो हमारे पास आता है वेस्ट एशिया, हमारे पास आता है सेंट्रल एशिया, हमारे पास आता है साउथ एशिया, हमारे पास आता है ईस्ट एशिया, हमारे पास आता है नॉर्थ एशिया और हमारे पास आता है साउथ ईस्ट एशिया, राइट है। और इन सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ हम एशियाज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं। अब नोट करते चले जाइएगा। तो जो ईस्ट एशिया होता है हम उसको फार ईस्ट एशिया ही बोल देते हैं, ठीक है। जो वेस्ट एशिया होता है हम उसको नियर ईस्ट एशिया भी बोल देते हैं। सेंट्रल एशिया को सेंट्रल एशिया ही रहने देते हैं। जो अपना साउथ एशिया होता है हम उसको सब इंडियन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, है नी, सब इंडियन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं उसको। और फिर हमारे पास आता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ओके। ये साउथ की तरफ के ईस्ट के इंक्लाइनेशन के साथ हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया आता है और जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ द कंट्रीज हो जाते हैं 11, ठीक है। तो ये है हमारा एशिया का पॉलिटिकल डिवीज़न। तो फिजिकल डिवीज़न में नदर्न लोलैंड, सेंट्रल माउंटेनियस रीजन, सदर्न प्लेट्यू रीजन, ग्रेट रिवर बेसिन, ग्रुप ऑफ द आइसलैंड। और उसके पॉलिटिकल डिवीज़न में नदर्न एशिया या नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, फिर उसके नीचे साउथ ईस्ट एशिया, फिर उसके वेस्ट में साउथ एशिया जिसको सब इंडियन कॉन्टिनेंट में बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास सेंट्रल एशिया और फिर हमारे पास आ जाता है वेस्ट एशिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने वेस्ट एशिया से, ठीक है। अब देखो वेस्ट एशिया की एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर हम वेस्ट एशिया के साथ इजिप्ट को भी जोड़ दें, और ये अफ्रीका है और ये आता है इजिप्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र। अगर हम वेस्ट एशिया के साथ मिस्र को या इजिप्ट को जोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है मिडिल ईस्ट, सही है। इसलिए वेस्ट एशिया को बोला जाता है नियर ईस्ट भी बोला जाता है। तो जब वेस्ट एशिया के साथ इजिप्ट को मिक्सअप करते हैं या इजिप्ट का ब्लेंड बनाते हैं, ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ को एक एक्यूमुलेट फॉर्म में लेके आते हैं, तो हमारे पास बनता है मिडिल ईस्ट। और ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस समय बहुत डिस्टर्ब्ड रीजन है। मैंने कहा
हाई एक्सटेंटिटी का डिस्टर्ब्ड रीजन है, क्योंकि ये डिस्टर्ब तो ऑलवेज रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री अपने आप में डिस्टर्बेंस का बताती है। यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस समय और भी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि इसी रीजन में आता है आपका इजराइल, और यही इजराइल के क्षेत्र में इजराइल और गाज़ा पट्टी पर इजराइल और हमास के बीच अपना एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक वॉर जोन अपना बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम ऊपर की ओर बात करेंगे तो रशिया आ जाता है, और रशिया यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ है, और ये जो हमारा रीजन है जॉर्जिया वाला, यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करेंगे पूरा का पूरा इराक है और ईरान है, ये अपने आप में डिस्टर्ब रीजन, ऑलरेडी पॉलिटिकल डिस्टर्ब रीजन रहे हैं, तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट एशिया में जो हमारे पास कंट्रीज़ आती हैं, तो हमारे पास भारत है, और भारत के वेस्ट में हमको मिलता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से जब हम वेस्ट की ओर चलेंगे तो जो पहली कंट्री आती है वो आती है हमारे पास ईरान। ठीक है, ईरान हो गया, फिर इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दोहा हो गया, अबू धाबी हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, फिर क्या हो गया, सीरिया हो गया, और जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, और ये आपका इज़राइल हो गया। ये पूरा का पूरा मिलकर बनाता है वेस्ट एशिया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, और आर्मेनिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ मिलके बनाती हैं वेस्ट एशिया। क्या मैं आपके लिए रिपीट करूं? तो ईरान है 1, यमन 2, 3, ओमान 4, यूएई, कतर, अबू धाबी, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, फिर आपका इराक, फिर आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे आपके पास यमन और ओमान। सऊदी अरेबिया से ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा फिर इज़राइल, फिर मिलेगा सीरिया, फिर मिलेगा लेबनान, और फिर मिलेगा जॉर्डन। ये हो गए हमारे वेस्ट एशिया के देश। हमने कहा था कुछ हमारे पास सोवरेन प्रोविंसेस भी है, सोवरेन टेरिटरीज हैं, तो उसी में से एक है हमारे पास सिप्रस। ये हमारा सिप्रस है, इसमें बताए रखा है CYPRUS, सिप्रस है। और फिर हमारे पास है जॉर्जिया। जॉर्जिया में ऊपर है हमारे पास अबाखाज़ा, ये भी एक सोवरेन प्रोविंस है। और फिर एक है हमारे पास साउथ ओसेतिया, राइट है, साउथ ओसेतिया। तो ये 3 सोवरेन प्रोविंस है जो कि एशिया के साथ आती हैं। फिर एक आता है हमारे पास फिलीपींस, है ना, फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस को लेके यूनाइटेड नेशन ने अपना एक रेजोल्यूशन पास कराया कि इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। उसको लेके भी रेजोल्यूशन पास हुआ है 1.5 महीना पहले। अब देखते हैं उस पर क्या डिसीजन होने वाले हैं। और एक आता है हमारे पास ताइवान। ताइवान आता है हमारे पास ईस्ट एशिया की तरफ, जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि चाइना उसे अपना पार्ट मानता है, और वो भी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर करता है ऑफिशियली। लेकिन तब भी चीन और ताइवान के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट है, और एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन, टेंटेटिव वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। तो अभी वेस्ट एशिया की बात करते हैं। तो अगर वेस्ट एशिया का हम डिवीज़न करेंगे किसके साथ, तो वेस्ट एशिया अपना बॉर्डर बना रहा है तो वेस्ट एशिया बॉर्डर बना रहा है किसके, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। अब देखिए, अब इसके फिजिकल मैप पे आ जाते हैं। अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ, राइट, ठीक। देखिए, ये है रेड सी, मार्क करते जाएगा एटलस में। ये मिल गया हमारा हमको रेड सी, राइट। ये है पूरा का पूरा अपना रेड सी। अब इस रेड सी से जब हम नीचे की ओर चलेंगे तो हमको स्टेट मिलेगा बाब अल मानदेव, राइट है। स्टेट देखो वहाँ पे लिखा होगा बाब अल मानदेव स्टेट, और इस बाब अल मानदेव स्टेट के थ्रू आप रेड सी से चलते हुए एंट्री करेंगे गल्फ ऑफ एडन में, और यहाँ पे लिखी होगी गल्फ ऑफ एडन। और ये एडन जो प्लेस है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। एडन जो प्लेस है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। गल्फ ऑफ एडन में आप एंट्री करेंगे रेड सी से, जबकि आप साउथ वर्ड चलेंगे। स्टेट होगा बाब अल मानदेव, वहाँ पे लिखा हुआ है बाब अल मानदेव। जिन जिनको प्रॉब्लम होती है वो उसको तुरंत लोकेट कर लें, और उसके साथ साथ नोट भी करते चलें, राइट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप केवल मैपिंग में देखेंगे, अगर उसको नोट नहीं करेंगे तो थोड़ा मिस आउट हो जाएगा, तो उसको नोट भी करते चलिए। तो हम बाब अल मानदेव थ्रू स्टेट के थ्रू रेड सी से साउथ वर्ड चलते हुए पहुंचेंगे गल्फ ऑफ एडन में, और गल्फ ऑफ एडन में ये है एडन, और एडन को लिखेंगे इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ एशिया। कैसा है, ड्राइएस्ट प्लेस है,
किसका? एशिया का। इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ एशिया। और कहाँ पर आएगा आपके पास? यमन में। यमन में आ गया ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ एशिया। अब एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, एक बहुत बढ़िया से कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अब वो कोरिलेशन क्या इस्टेब्लिश करते हैं? अगर हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं ईस्टवर्ड, ये एडन है, एडन को हम ईस्टवर्ड लेके गए, इधर हम पहुँचे भारत, और भारत से हम पहुँचे भूटान, और भूटान के साउथ से हम लोग पहुँचते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर हमारे पास है मौसेंद्रम। तो लगभग सेम लैटिट्यूड के आसपास के पोजीशन होते हुए भी एक ड्राइएस्ट प्लेस बनता है वर्ल्ड का और एक वेटेस्ट प्लेस बनता है वर्ल्ड का। ये है ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी। सेम लैटिट्यूड पे होते हुए ड्राइएस्ट और वेटेस्ट प्लेस, ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड के आसपास पोजीशन होते हुए ड्राइएस्ट और वेटेस्ट प्लेस यहाँ पर हमको एशिया में मिल जाते हैं। एडन जो है वो एशिया का ड्राइएस्ट प्लेस है, जबकि मौसेंद्रम या मानेसराम या चेरापूंजी कभी कभार सुना होगा आपने, अभी मौसेंद्रम चल रहा है, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्लस 1200 मिलीमीटर जो होती है वो हमें यहाँ पर ही देखने को मिल जाती है, मौसेंद्रम। ठीक है, तो एडन हो गया और गल्फ ऑफ एडन। अब ध्यान दो, ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, अब हम रेड सी से जब ठीक ऊपर की ओर चलेंगे तो हमको एक पेनिनसुला मिलेगा, और इस पेनिनसुला को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला तो ऐसा लैंड मास, पेनिनसुला ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर सराउंडेड है। So that land mass which is surrounded on its 3 corner from the water bodies and the 4th corner is attached to the mainland, और जो उसका चौथा कोना है वो मेनलैंड से अटैच है, तो हम उसको पेनिनसुला बोलते हैं। इसी पेनिनसुला का नैरो वर्जन कहलाता है इस्थमस, है हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। क्या कहलाता है? इस्थुमस, इस्थुमस ऑफ क्रा, है इस्थुमस ऑफ पनामा, पनामा इस्थुमस। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उसी पेनिनसुला का एक शॉर्टर वर्जन आता है हमारे पास इस्थमस। हम देखेंगे इस्थमस ऑफ क्रा की और उसकी स्टडी को भी, इसकी हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे एक्चुअली। तो पेनिनसुला, सो दैट लैंड मास विच इज सराउंडेड ऑन इट्स 3 कॉर्नर फ्रॉम द वाटर बॉडी एंड द 1 कॉर्नर और द 4th कॉर्नर इज अटैच्ड टू द मेन लैंड इज नोन एज पेनिनसुला। और हमको यहाँ पे मिल रहा है सिनाई पेनिनसुला। किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ये रहा सिनाई पेनिनसुला, जस्ट अ मिनट, है सिनाई पेनिनसुला। और किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। इजिप्ट इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में करता है, लेकिन इजिप्ट का ये वाला पोर्शन जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिनाई पेनिनसुला में करता है, ये एशिया का पार्ट है। यानी कि सिनाई पेनिनसुला अपने ईस्टर्न साइड पर एशिया का पार्ट है, और वेस्टर्न साइड पर हमको यही मिलता है इस्थुमस ऑफ सुएज या सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, इस्थुमस ऑफ सुएज और सुएज कैनाल। और ये सुएज कैनाल हमको ट्रांसपोर्टेशन देती है फ्रॉम द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी, फ्रॉम द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। तो वेस्ट एशिया कनेक्ट करता है अफ्रीका के साथ, और वेस्ट एशिया कनेक्ट करता है यूरोप के साथ। जब वो अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है तो उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो बॉर्डर पॉइंट है, उसमें एक आता है इस्थुमस ऑफ सुएज या सुएज कैनाल, और एक आध फिर उसके नीचे आता है सिनाई पेनिनसुला का वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न बैंक, वेस्ट कोस्ट। फिर आता है हमारे पास रेड सी, फिर हमारे पास आता है स्टेट ऑफ बाब अल मांदेब, और फिर हमारे पास आती है गल्फ ऑफ एडन। और ये बॉर्डर वाटर बॉडीज़ और कॉन्टिनेंटल बॉडीज़ क्रिएट करती हैं बॉर्डर ऑफ वेस्ट एशिया और द रेस्ट एशिया विद द अफ्रीका। ठीक है, और द एशिया विद द अफ्रीका। ठीक है, अब अगर हम रेड सी की बात करते हैं, हम सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट साथ में लेके चलेंगे। तो अगर हम रेड सी की बात करेंगे तो रेड सी किसका एग्जाम्पल है? तो रेड सी एक एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का। रेड सी एग्जाम्पल किसका है? डाइवर्जेंट बाउंड्री का। अब देखो, अगर हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है और ऑब्वियसली पढ़ा है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट, जिसमें 2 बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। एक होती है डाइवर्जेंस, जिसमें 2 बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, या प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो रेड सी जो एग्जाम्पल है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री का है, क्योंकि अगर हम रेड सी के वेस्ट में जाते हैं, अगर हम रेड सी के वेस्ट में जाते हैं तो हमको मिलता है फिर अपना अफ्रीका, और अफ्रीका में हमको मिलती है द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और यहीं पर हमें रेड सी के वेस्ट में अफ्रीका पे मिलता है अफार रीजन। और ये अफार रीजन क्या है?
और ये अफार रीजन क्या है? तो अफार रीजन में हमारे पास 3 प्लेट्स एक साथ चल रही हैं। एक हमारे पास है नूबियन प्लेट, राइट है, एक हमारे पास है नूबियन प्लेट, एक हमारे पास है अरेबियन प्लेट और तीसरी हमारे पास है सोमाली प्लेट। सोमाली प्लेट। और देखो ये अरेबियन प्लेट दूर की ओर जा रही है, और जब अरेबियन प्लेट दूर की ओर जा रही है तो फिर यहाँ पर डाइवर्जेंस चल रहा है, और उसी डाइवर्जेंस के कारण यहाँ पे रेड सी का फॉर्मेशन हुआ है। तो रेड सी जब जब डाइवर्जेंस होगा तब जो बनने वाले ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे उसमें एक फीचर वाटर बॉडी भी होगा, और वो 3 स्टेज से होकर निकलती है और चौथी स्टेज में वो ओशियन में कन्वर्ट होती है। तो अभी रेड सी ओशियन नहीं है, सी है, इसलिए अपनी 3rd स्टेज में है। इसी का एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन भी कैसे बना है? डाइवर्जेंस के थ्रू बना है, क्योंकि अगर हम अटलांटिक ओशियन में मिड ओशियनिक रिज को देखते हैं तो वो डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है। उसके वेस्ट में हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और उसके ईस्ट में हमारे पास है यूरोप और अफ्रीका। तो अटलांटिक ओशियन डाइवर्जेंस बाउंड्री पे 4th स्टेज का एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो ओशियन में कन्वर्ट होता है। रेड सी अभी अपनी 3rd स्टेज में है, यानी कि आने वाले टाइम में रेड सी भी ओशियन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके, आगे आइए। तो यहाँ तक हमने देख लिया रेड सी। अब इसी रेड सी से हम थोड़ा और चलेंगे आगे की ओर, ऊपर की ओर। तो ये होगी हमारे पास इस्तुमज ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ सुएज। इसके ईस्ट पर, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला है ना, ये सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट मार्जिन पे देखो, ईस्ट कोस्ट पे देखो, तो यहाँ पे आपको मिलेगी गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पे लिखा होगा गल्फ ऑफ अकाबा, और यहीं पर हमारे पास है तिरान स्ट्रेट। क्या है हमारे पास? तिरान, TIRAN, तिरान स्ट्रेट, राइट। बहुत छोटी छोटी लोकेशंस हैं, लेकिन हाँ अगर इनको माइंड मैप में हमने क्लियर कर लिया तो वी आर द किंग इन दैट रिस्पेक्ट। और जिसके पास ज्योग्राफी की मैपिंग अच्छी है उसके इंटरनेशनल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसके पास मैपिंग अच्छी है वो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है, और जिसके पास मैपिंग अच्छी है वो ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी तरीके से कर ही पाता है। इसलिए वर्ल्ड मैपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल, और आई वुड से द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और द स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट है। तिरान स्टेट, गल्फ ऑफ अकाबा, तो ये सारी की सारी पोजीशन हो गई। तो हमको मिला सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में गल्फ ऑफ सुएज और सुएज कैनाल, ये इस्तुमस ऑफ सुएज, रेड सी बाब अल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, और हमको मिली गल्फ ऑफ अकाबा एंड तिरान स्टेट। और ये बॉर्डर क्रिएट हो गया वेस्ट सी के साथ अफ्रीका का, राइट। आगे आइए, अब यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो जब हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, अभी ऊपर की ओर नहीं चलते, एक काम करते हैं पहले इसी को समेट लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए अब हम रेड सी से ईस्ट की ओर चलेंगे, और जब हम रेड सी से ईस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी आसिर माउंटेन रेंज, आसिर माउंटेन रेंज, और इसी के ठीक ऊपर एक्सटेंशन में आपको मिलेगी हिजाज माउंटेन रेंज, हिजाज माउंटेन रेंज, आसिर माउंटेन रेंज और हिजाज माउंटेन रेंज। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया पेनिनसुला के वेस्टर्न मार्जिन पर, सऊदी अरेबिया पेनिनसुला के वेस्ट मार्जिन पर। और ये है अरेबियन पेनिनसुला, लिखा होगा यहाँ पे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, और इसी सऊदी अरेबियन पेनिनसुला पर हमारे पास है अरेबियन डेजर्ट, और ये एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट है और ये एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, और इसी लार्जेस्ट डेजर्ट पे साउथ वर्ड यहाँ पे लिखा होगा रुब अल खली, रुब अल खली। तो जो एशियन का जो अरेबिया डेजर्ट है, इस अरेबियन डेजर्ट का सबसे बड़ा एक्सटेंशन है रुब अल खली, ठीक है, रुब अल खली। इस रुब अल खली से जब हम वेस्ट की ओर चलेंगे, सॉरी ईस्ट की और चलेंगे, तब हमको मिलेगी पर्शियन गल्फ, ठीक है, इधर मिल गई है पूरी की पूरी, ये वाली पर्शियन गल्फ। अब देखो पर्शियन गल्फ, जब इस पर्शियन गल्फ से हम डुबकी मारेंगे और फिर से हम लैंड के ऊपर चढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे जिस कंट्री में, उस कंट्री का नाम है ईरान। और इसी पर्शियन गल्फ पे और ईरान के वेस्ट कोस्ट पर, पर्शियन गल्फ के ईस्ट पर और ईरान के वेस्ट कोस्ट पर हमको मिल रहे हैं जैग्रोज माउंटेन, राइट, जैग्रोज माउंटेन।
अभी जैग्रोस माउंटेन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा एक्चुअली में पर्शियन गल्फ बनी कैसे है। तो जब पर्शियन गल्फ हमने कही तो हमने कहा यहाँ पे डाइवर्जेंस चल रहा है लगातार, उसी डाइवर्जेंस में जो अरेबियन प्लेट थी ये खिसकी है ईस्टवर्ड, और जब ये ईस्टवर्ड खिसकी है तो इसने सबडक्शन करा है जैग्रोस माउंटेन के साथ, और जब ये जैग्रोस माउंटेन के साथ सबडक्शन करा है तो यहाँ पर एक बेसिन एरिया बना, और उसी बेसिन एरिया में अराउंड 15,000 ईयर्स एगो पानी का इनलेट हुआ, और उस पानी के इनलेट के थ्रू यहाँ पर हमको पर्शियन गल्फ मिली है। यहाँ पर हमको क्या मिली है, पर्शियन गल्फ। जस्ट अ मिनट, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ये रही अपनी पूरी की पूरी पर्शियन गल्फ। और इसी पर्शियन गल्फ को लेकर अभी पिछले 1 महीने में एक इम्पॉर्टेंट वो हुआ एक्सीडेंट, क्योंकि इसी पर्शियन गल्फ में हमारे पास है कुवैत। अब हम अगर पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ को देखते हैं, हम अगर पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ को देखेंगे तो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ में हमको पहली कंट्री कौन मिलेगी, ईरान मिलेगी, ठीक है, फिर हमको मिलेगी इराक, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कुवैत। 4 ये हो गई, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत। अब आ जाओ 5वीं आइसलैंड पर है, बहरीन, फिर कतर, ये रही कतर, फिर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फिर हमारे पास मिलेगी ओमान, और फिर हमारे पास मिलेगा यमन। और इस प्रकार से टोटल हमारे पास 8 गल्फ़ कंट्रीज़ निकल कर आती हैं। तो जब हम किसी ग्रुप को एड्रेस करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़, तो जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं तो एक्चुअली हम इन 8 कंट्रीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, और इन गल्फ़ कंट्रीज़ से इंडिया के रिलेशनशिप इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत मेंटेन तरीके से बने रहे हैं, क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी इन पर बहुत है, क्योंकि सारा का सारा क्रूड ऑयल है, मेजॉरिटी क्रूड ऑयल। अब तो सबसे बड़े ट्रेडिंग क्रूड ऑयल पार्टनर इस समय रशिया चल रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, लेकिन इससे पहले भारत का जो 80% क्रूड ऑयल आ रहा था वो इसी रीजन से आ रहा था। इसलिए पर्शियन गल्फ के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इस समय जो टॉप रिलेशनशिप में चल रही है वो चल रही है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया लगातार अब उसको पता है कि 2030 के बाद जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो ड्रॉप डाउन करने वाला है। इंडिया अपनी एनर्जी को लगातार सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ट्रांसफ़र कर रहा है, और जब वो सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसकी जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है, जो क्रूड ऑयल का उसका कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली कम होगा। वर्ल्ड के अदर देशेस में भी क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा। इसलिए सऊदी अरेबिया ने अभी से रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया, वो अपनी इकोनॉमी को लगातार रिफॉर्म्ड कर रहा है, और रिफॉर्म्ड में अपनी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की डाइवर्सिटीज़ बता रहा है, जिसमें से एक टूरिज़्म सेक्टर को भी डाइवर्सिफाइड कर रहा है। और इसके लिए सऊदी अरेबिया लगातार विश्व के अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसी एक इन्वेस्टमेंट में से एक बड़ा लार्ज इन्वेस्टर कंट्री उसके पास इस समय इंडिया आता है। और आप देखेंगे सऊदी अरेबिया ने भारत की कंपनी में बहुत बड़े बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। इसके साथ ही इन गल्फ कंट्रीज से अलग कुछ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी हमको मिलती है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात होगी तो उसमें कंट्रीज आ जाएंगी 6। गल्फ कंट्रीज़ टोटल हो जाती हैं 8, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ रहेंगी टोटल 6, और उसमें से आपका ईरान और इराक माइनस हो जाएगा। बाकी की जो रेस्ट कंट्रीज़ थी सारी की सारी 6, वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्री अपने आप में बनी रहती हैं, ठीक। वेस्ट एशियन कंट्रीज़, तो देखो वेस्ट एशिया, तो हमने कहा ईरान, ये रहा ईरान और ये रहा इराक, राइट। हमने अभी भी देखा ना पॉलिटिकल मैप पे ईरान और इराक। अब एशिया ने वेस्ट अफ्रीका के साथ बॉर्डर बनाया, तो एशिया यूरोप के साथ कहाँ बॉर्डर बना रहा है? तो एशिया जब यूरोप के साथ बॉर्डर बनाता है तो हम उन प्लेसेस को आइडेंटिफाइड करते हैं, तो उसमें हमारी वाटर बॉडी और कॉन्टिनेंटल बॉडी दोनों मिलेंगी। तो एक है हमारे पास पहली कैस्पियन सी, दूसरी है कॉकेकस माउंटेन, तीसरी है ब्लैक सी, सही है, चौथी है यूरल्स माउंटेन, और 5वीं आती है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी, राइट है। ये मिलके बनाती हैं हमारी यूरोप के साथ बाउंड्रीज, कैस्पियन सी, कॉकेकस माउंटेन, ब्लैक सी और आपका मेडिटेरेनियन सी। ये हमको सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन के साथ साथ, किससे? एशिया और यूरोप के डिवीज़न से। यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न बनता है। अब बात सारी ये उठ के आ रही है कि क्या वास्तव में इन रियलिटी एशिया और यूरोप सेपरेटेड हैं? क्योंकि जब भी हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं यूरेशिया। वी ऑलवेज यूज द टर्म यूरेशिया। हिमालय कैसा बना? ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट।
ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। अब अगर हम यूरेशिया को ब्रेक करते हैं तो उसमें यूरो और एशिया एक साथ निकल कर आते हैं। एक सेकंड, ये सी ऑन कर लो थोड़ा। ठीक है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन और एशियन प्लेट। अब उसी यूरेशियन प्लेट में अगर हम एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन के साथ जाते हैं कि भाई एक कॉन्टिनेंट हमको क्या हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, और एक प्लेट क्या होती है, तो अगर हम यूरोप की केवल बात करते हैं, यूरोप और एशिया के डिवीज़न की बात करते हैं, क्योंकि जोग्राफिकली, आई रिपीट, जोग्राफिकली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया। क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट के पास अपनी एक सेपरेट प्लेट होगी और वो चारों ओर से सराउंडेड होगा वाटर बॉडीज से। जैसे अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया सराउंडेड है अपने पास रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, ऊपर आर्कटिक ओशन, फिर आगे आपके पास पैसिफिक ओशन, नीचे आगे इंडियन ओशियन। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो सारे कॉन्टिनेंट चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। लेकिन यूरेशिया के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, और यूरेशिया अपने आप में जोग्राफिकली इतना डिवाइडेड नहीं है जितना पॉलिटिकली डिवीजन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम यूरेशिया की बात करेंगे तो यूरेशिया एक्चुअली में अपने आप में एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका कोई जोग्राफिकल क्लियर कट डिवीजन नहीं है। आई रिपीट, यूरेशिया का अपना कोई जोग्राफिकल क्लियर कट डिवीज़न नहीं है। तो जो पॉलिटिकल डिवीज़न है या जो अजम्पटिव डिवीज़न है ये आता है क्लियर कट तरीके से 1725 में, जब जर्मन के फिलिप जॉन वॉन स्ट्रेलैनबर्ग, फिलिप के जोग्राफर फिलिप, जर्मनी के जोग्राफर 1725 फिलिप जॉन वॉन स्ट्रेलैनबर्ग, इन्होंने क्या करा, क्लियर कट डिवीज़न करा, और उस क्लियर कट डिवीज़न में उन्होंने यूराल को बेस रखा, यूरल्स माउंटेन को बेस रखा, और यूरल्स माउंटेन्स को जहाँ वो साउथवर्ड एक्सटेंशन करता है कैस्पियन सी पे, यहीं से उन्होंने डिवीज़न दे दिया है। किसकी तरफ? यूरोप और एशिया का डिवीज़न दे दिया है। और इस डिवीज़न के कारण अगर हम ध्यान से देखते हैं, इस डिवीज़न के कारण अगर हम ध्यान से देखेंगे, जस्ट अ मिनट, तो इस डिवीज़न के कारण अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया हमारा कैस्पियन सी, एक सेकेंड, ये आ जाता है हमारा कैस्पियन सी, ठीक है। कौन सा आ गया? ये आ गया हमारा कैस्पियन सी, और ये हो गया हमारे पास यूरल का डिवीज़न, और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन करते हुए कैस्पियन सी में आता है। तो अगर ये एक्सटेंशन करते हुए कैस्पियन सी में आता है तो हम देखेंगे कजाकिस्तान जो अपना सेंट्रल एशिया का कंट्री है वो थोड़ा सा डिवाइड हो गया है। तो पॉलिटिकल डिवीज़न में जिसमें यूरोप और एशिया का डिवीज़न करा गया, उसमें कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बनकर सामने आता है। और दूसरा आता है हमारे पास टर्की का हमारे पास क्लियर कट डिवीज़न है, टर्की का हमारे पास क्लियर कट डिवीज़न है, जहाँ पे स्टेट ऑफ बॉस्फोरस इसको सी ऑफ मरमरा से एंट्री करवाते हुए सी ऑफ डार्डेनल्स के थ्रू सेपरेट करता है। कजाकिस्तान पॉलिटिकल डिवीज़न के साथ, क्योंकि यूराल्स को बेस लिया गया, तो उस पॉलिटिकल डिवीज़न के साथ कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बनता है, लेकिन इसका कोई क्लियर कट जोग्राफिकल डिवीज़न यहाँ पर नहीं है। तो पॉलिटिकल मैप पे ही अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमने कहा हमारे पास है कैस्पियन सी, ये अपने पास ब्लैक सी, यूरल माउंटेन्स, फिर यहाँ पे आ जाता है कॉकेकस, और ये आ जाता है हमारे पास मेडिटेरियन सी। ये सारे के सारे बॉर्डर क्रिएट करते हैं वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के या एशियन कंट्रीज़ का यूरोपियन बॉर्डर के साथ, और यहाँ से एशिया यूरोप और अफ्रीका के साथ डिवीज़न्स लेता है। हमने अफ्रीका के डिवीज़न देख लिया रेड सी के थ्रू, और अब हमने डिवीज़न देख लिए हैं इन 5 पॉइंट्स के थ्रू जहाँ पर एशिया यूरोप से अलग हो रहा है, राइट। अब आइए फिर से इसके फिजिकल मैप पर। अब देखिए, अगर हम कैस्पियन सी की बात करेंगे तो बताया जाता है कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी, आपका मेडिटेरियन सी, ये कभी एक समय एक जॉइंट वाटर बॉडी थी, लेकिन जब सी लेवल डाउन हुआ तो कैस्पियन सी एक लेक के रूप में ट्रांसफर हुआ, और कैस्पियन सी जो है
वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्चुअली में लेक है। कैस्पियन सी क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। सलाइन कंडीशन पर भी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक बनती है। इस कैस्पियन सी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसके बॉर्डर पर हमको मिलेंगे अल्बुर्ज माउंटेन। सही है, कौन से मिलेंगे? अल्बुर्ज माउंटेन। और ये वॉल्केनिक फोल्डिंग के माउंटेन है, अल्बुर्ज माउंटेन। नोट करिए, वॉल्केनिक फोल्डिंग के माउंटेन है। इन्हीं अल्बुर्ज माउंटेन पर आपको एक पीक मिल रही है 5604, आई होप 5604 मीटर की। उसका नाम है देमावंत, राइट है? क्या नाम है? देमावंत। और इस प्रकार से ये हाईएस्ट पीक है किसकी? एशिया की, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्केनिक पीक। सो द हाईएस्ट एशिया वॉल्केनिक पीक कौन है? माउंट देमावंत। कहाँ पर है? अल्बुर्ज माउंटेन पर। किससे मिलेगी? कैस्पियन सी के साउथ कोस्ट पर मिलेगी। जो कंट्री यहाँ पे टच कर जाएगी वो हो जाएगी आपकी ईरान। ठीक है, तो अल्बुर्ज माउंटेन मिले हमको ईरान पर, कैस्पियन सी के साउथ कोस्ट पर। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अल्बुर्ज, सॉरी देमावंत। और देमावंत जो है वो एशिया की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है। अब अगर हम कैस्पियन सी की बात करते हैं तो कैस्पियन सी हमको पता था बॉर्डर बना रहा है यूरोप और एशिया के बीच में। तो वेस्ट साइड पर हो गया आपके कॉकेकस माउंटेन। कॉकेकस माउंटेन्स आर द अनदर बॉर्डर लाइन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द एशिया एंड द यूरोप। और कॉकेकस माउंटेन भी अपने आप में वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन है। और कॉकेकस माउंटेन पर आपको एक ट्राइंगल मिल रहा होगा, उसका नाम होगा एल्ब्रूस। और ये जो ट्राइंगल है एल्ब्रूस, ये भी हाईएस्ट पीक है कॉकेकस माउंटेन की। और ये यूरोप की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है। कॉकेकस माउंटेन पर यूरोप की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है। तो ये इस हिसाब से हमको पता लगा है कि पूरा का पूरा रीजन जो ये वॉल्केनिक फोल्डिंग या यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं। कैस्पियन सी। अब अगर कैस्पियन सी के हम पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो कैस्पियन सी में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से हमको स्टार्ट मिलेगा कज़ाकिस्तान, फिर हमको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, फिर हमको मिलेगा ईरान, फिर हमको मिलेगा अज़रबैजान और फिर हमको मिलेगा रशिया। और इस प्रकार से पांच कंट्रीज़ एक साथ कैस्पियन सी पर बॉर्डर शेयर करती हैं। पांच कंट्रीज़ एक साथ कैस्पियन सी पर बॉर्डर शेयर करती हैं। ये देखिए, ये ऊपर से रशिया आ गया ऑलरेडी, ये ऊपर से रशिया आ गया ऑलरेडी। और यहाँ पे हमारे पास हो गया कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान। और ये पांच कंट्री मिलके एक साथ बॉर्डर बनाती हैं। इससे ये भी पता लगा हमको कि जॉर्जिया और आर्मेनिया यहाँ पर कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है। जॉर्जिया जो बॉर्डर बनाएगा वो बनाएगा ब्लैक सी के साथ। जॉर्जिया जो बॉर्डर बनाता है वो बनाता है ब्लैक सी के साथ। और आर्मेनिया, तुर्की, जॉर्जिया और अज़रबैजान के बीच में एक छोटा सा देश है। तो ये लैंडलॉक करती है जिसके पास कोई अपना कोस्टल जोन नहीं है। और ये रहा छोटा सा आर्मेनिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैस्पियन सी पे हमारे पास पांच कंट्रीज़ हैं। पर्शियन गल्फ पर हमारे पास 8 कंट्रीज़ हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में हमारे पास 6 कंट्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं मेडिटेरियन सी की ओर। तो मेडिटेरियन सी पे हमको मिलती है टर्की। मेडिटेरियन सी पे हमको कौन मिलती है? टर्की। फिर हमको मिलता है सीरिया, फिर हमको मिलता है लेबनान, और फिर हमको मिलता है इराक, और फिर हमको मिलता है फिलीपीन। और ये तो हमारे पास है ही हमारा सिनाई पेनिनसुला। अब इस जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जोन इस समय इतना डिस्टर्ब्ड है जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, ऊपर है सीरिया और नीचे है लेबनान। और लेबनान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हूथी, और हूथी लगातार अटैक कर रहा है किस पर? इजराइल पर। जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कब लॉन्च करा गया? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च करा गया था 7 अक्टूबर को। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो लॉन्च करा गया था वो हमास के द्वारा लॉन्च करा गया था, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता है हूथी से भी। सही है, उसको सपोर्ट मिलता है हूथी से भी। और लेबनान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, हूथी है यमन का। तो लेबनान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है किसको? लगातार हमास को। और हमास ने लॉन्च करा है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और उसी अल अक्सा फ्लड में 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट बम दागे गए। इसी को बोला गया फ्लड। और फ्लड आया अल अक्सा के नाम से। अभी अल अक्सा क्या है? तो हमको पता है कि ये है इजराइल। और इजराइल का जो सिटी है यरूशलेम, हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म्स के द्वारा ये रूल होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस समय जॉर्डन कर रहा है इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग।
और वहीं पर जो है 35 एकड़ की लैंड है, उस पर 3 रिलीजन्स एक साथ कॉन्फ्रंट्रेशन में है। पहला रिलीजन आता है क्रिश्चियनिटी, दूसरा रिलीजन आता है इस्लाम और तीसरा रिलीजन आता है यहूदीज़। और यहूदीज़ की वो वेस्टर्न वॉल है, क्रिश्चियनिटी का वो चर्च ऑफ सेपल्चर है, और अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की वहीं पर है, और इसको विश्व की तीसरी सबसे अधिक शुद्ध सेक्रेड मस्जिद माना जाता है, और उसका नाम है अल अक्सा। तो उसी के नाम पर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च करा गया है 7 अक्टूबर को, किसको? इजराइल पर। अब आप देखें तो यहाँ पर है वेस्ट कोस्ट पर गाज़ा पट्टी, है नी, गाज़ा पट्टी किसका? फिलीपींस का ही एरिया है। इस गाज़ा पट्टी को एडमिनिस्टर करता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हमास, और एक्चुअली इसी गाज़ा पट्टी में मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर इस समय ये वॉर चल रही है, जहाँ पर इजराइल और हमास एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और अभी तक कोई सीज फायर वहाँ पर, एक सब्सटेंशियल सीज फायर वहाँ पर नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए युद्ध रुकना दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन अभी तक कोई सब्सटेंशियल सीज फायर हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। राइट तो थोड़ा सा रिकैप मारते हैं। तो हमने वेस्ट एशिया से कंट्रीज़ पढ़े थे। वेस्ट एशियाई कंट्रीज़ में हमको ईरान से लेकर सारी की सारी कंट्रीज़ मिल गई थी। इन वेस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ जब हम इजिप्ट को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है हमारा मिडिल ईस्ट। राइट अब ईस्ट वेस्ट एशिया से कंट्री से आगे की ओर हमको मिलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अब आ जाइए फिर से फिजिकल मैप में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पहले पॉलिटिकल मैप में इसके कंट्री देख ले रहे हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हमारे पास 5 कंट्रीज़ हैं। पहली है कजाकिस्तान, दूसरी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये पाँचों कंट्री में से जो बीच की कंट्री है उज्बेकिस्तान, ये चारों रेस्ट कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है उज्बेकिस्तान, और ये 5 कंट्रीज़ मिलकर बनाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और इन्हीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हमको मिलते हैं पामीज़। और हमने कहा था एशिया के अपने फिजिकल डिवीज़न है, और सेकंड फिजिकल डिवीज़न जो हमने देखा था उसमें हमने देखे थे सेंट्रल माउंटेन्स। सही है, तो यहीं पर हमको मिलता है पामीर, एग्जैक्टली पामीर माउंटेन्स। राइट इस वाले एरिया में देखो पामीर लिखा होगा, और पामीर पर एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल बन रहा होगा, उस पर लिखा होगा कम्युनिज्म, और वो 7000 प्लस की पीक होगी कम्युनिज्म है। हाईएस्ट पीक ऑफ पामीर माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक ऑफ पामीर माउंटेन्स। और पामीर माउंटेन्स को माउंटेन्स ना कह के मोस्टली जो वर्ड यूज़ करा जाता है इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ज्योग्राफी के टर्म्स में, वो आ जाती है पामीर नॉट। अब ये नॉट क्यों कहलाती है? तो नॉट यानी कि हिंदी में होती है गांठ गुथी हुई, तो पामीर नॉट। यहाँ पे जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है, उस प्रकार से एक नॉट बन गई है यहाँ पर। और उस नॉट के एक्सटेंशन में हमको मिलता है हिंदू कुश। देखो अफगानिस्तान के रीजन पर लिखा होगा हिंदू कुश, राइट। फिर पाकिस्तान के रीजन पे लिखा होगा सुलेमान, पाकिस्तान के रीजन पे लिखा होगा सुलेमान माउंटेन रेंज। उस सुलेमान माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन होगा नीचे किरथार रेंज में, राइट। सुलेमान, किरथार, हिंदू कुश। इसके साथ इंडिया की तरफ आएंगे, भारत की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा काराकोरम, मिला काराकोरम। और काराकोरम जो है हमको पता है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कारा का हिंदी में लिटरली जो शब्द होता है वो होता है काला, तो यहाँ पे हमको पत्थर किस कलर के मिलते हैं? थोड़ा ब्लैकिश कलर के मिलते हैं। काराकोरम काराकोरम। फिर हमको मिलेगा कुल्लुन माउंटेन, ठीक है। फिर मिलेगा थीन शान और फिर अल्ताई माउंटेन। कुल्लुन माउंटेन, काराकोरम माउंटेन, कुल्लुन माउंटेन, तीन शान और अल्ताई माउंटेन, ये सारे के सारे हमको मिल गए। कहाँ पर? पामी नॉट के एक्सटेंशन से। हिंदू कुश अफगानिस्तान, सुलेमान रेंज पाकिस्तान, काराकोरम भारत, कुल्लुन और थीन शान आपके हो जाते हैं चाइना। और इन दोनों के बीच में आपको मिल रहा होगा ताकला माकन डेजर्ट। किसके? कुल्लुन और थीन शान के बीच में मिल रहा होगा ताकला माकन डेजर्ट। और अल्ताई माउंटेन के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मिल रहा होगा गोबी डेजर्ट। और ये गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट एक्सटेंशन है इसका चाइना और मंगोलिया में। मिला नहीं मिला? ठीक है, मिल गया। तो गोबी डेजर्ट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द एशिया, जिसका एक्सटेंशन है चाइना और मंगोलिया में। ताकला माकन डेजर्ट, और ताकला माकन डेजर्ट के ठीक ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन चल रही होगी जिसको नाम होगा रिवर तारिम, तरीम, TARIM, तरीम। और इसी के आसपास के रीजन को हम बोलेंगे तरीम बेसिन। और ये तरीम बेसिन जो है ये चाइना के लिए
इकोनॉमिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है। तो अभी सेंट्रल एशिया पे रहते हैं, पामीर नोट पे रहते हैं। तो पामीर नोट के एक्सटेंशन हिंदू कुश, सुलेमान, काराकोरम, कुनलुन, तीनशान और आपके फिर हो जाते हैं अल्ताई माउंटेन। और यहीं पामीर नोट से आपको 2 रिवर्स मिलेंगी, एक मिलेगी अमू दरिया और एक मिलेगी सिर दरिया। मिली अमू दरिया और सिर दरिया। ये अमूर दरिया और सिर दरिया जहाँ से निकलती हैं वो है पामीर माउंटेन्स। अमूर दरिया और सिर दरिया जहाँ से निकलती है वो है पामीर माउंटेन, और जहाँ पे जाके ड्रेन करती हैं वो है अरल सी, और कजाकिस्तान में आपको मिलेगा अरल सी। और उस अरल सी की आपके पॉलिटिकल मैप में, जोग्राफिकल जो फिजिकल पॉलिटिकल मैप है उसमें टॉप लेफ्ट पर इमेजेस दे रखी होंगी कि वो कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। अब उसके कॉन्ट्रैक्शन के ना सिकुड़ने के एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, अमू दरिया और सिर दरिया अपना पूरा पानी लेके जाते हैं अरल सी में, लेकिन अगर पानी जाना रुक जाएगा तो यानी कि वहाँ पे फ्रेश वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी। फ्रेश वाटर की सप्लाई का कम का मतलब है कि वहाँ पे सिल्टेशन प्रोसेस बनेगा और वहाँ पे सैलाइन फीचर्स का भी इंक्रीमेंट होगा लगातार। उसके कारण से अरल सी लगातार कॉन्टैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। अब इसमें पानी की सप्लाई कैसे ब्लॉकेज हुई है, तो पानी की सप्लाई इसमें ऐसे ब्लॉकेज हुई है कि जो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ किर्गिज स्टेपीज टेम्परेट रीजन के जो ग्रासलैंड हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेपीज। 1960 में यूएसएसआर, जो आज का रशिया उसको फॉर्मर यूएसएसआर बोलते थे, उसने 1960 में डिसाइड करा कि हम इस रीजन को एग्रीकल्चर रिच रीजन में डेवलप करेंगे, इनके बेसिन एरिया को एग्रीकल्चर रिच रीजन में डेवलप करेंगे। क्योंकि अमूर दरिया के अगर हम वेस्ट साइड पे देखेंगे अरेबियन सी से लगा हुआ तो आपको मिलेगा उस्त उर्त प्लेट्यू मिला, उस्त उर्त प्लेट्यू। और प्लेट्यू को मैंने स्टार्टिंग बताया क्या, अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड है इन कंपैरिजन ऑफ दी प्लेन। तो यानी कि ये हाई लैंड का फीचर्स है, और अगर ये हाई लैंड का फीचर्स है और ये बेसिन है तो इनका पानी यहाँ तो जा सकता, तो ये जहाँ भी डेवलप्ड होगा एक्चुअली में यही डेवलप करने वाले थे। तो उन्होंने जो इरीगेशन डेवलप करने का डिसीजन लिया, उसके लिए उनको कैनाल्स फॉर्मेशन करनी थी। कैनाल फॉर्मेशन के बाद ही वो रिवर के वाटर को ट्रांसपोर्ट या डाइवर्ट करते हैं। तो एक्चुअली में वहाँ पर उन्होंने वो इरिगेशन एरिया को तो डेवलप करा, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करा, लेकिन फ्रेश वाटर की सप्लाई अरल सी में रुक गई। और जब फ्रेश वाटर की सप्लाई अरल सी में रुक गई तो अरल सी अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, और एक समय ऐसा अगर यही स्थिति चलती रही तो अरल सी धरती पर से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अरल सी वास्तव में एक लेक है। इन रियलिटी इस चीज़ें लेक। तो अमू दरिया और सिर दरिया, अमू दरिया और सिर दरिया से वेस्ट की ओर चलो, अमू दरिया और सिर दरिया से वेस्ट की ओर चलो। कहाँ चलो, पर्शियन गल्फ की ओर चलो। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लो, अमू दरिया और सिर दरिया को जो अपना पानी मिलता है वो 2 सोर्सेज से मिलता है, एक है प्रेसिपिटेशन और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। एक है प्रेसिपिटेशन और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। इन दोनों सोर्सेज के थ्रू अमू दरिया और सिर दरिया को अपना पानी यहाँ पर मिलता है। अब इससे वेस्ट की ओर चलो, और जब आप इससे वेस्ट की ओर चलेंगे तो आपको 2 रिवर मिलेंगे, यूफ्रेट्स और तिग्रिस। यूफ्रेट्स और तिग्रिस, फरात और दजला, इनके अरब में नाम है यूफ्रेट्स और तिग्रिस। यूफ्रेट्स और तिग्रिस और फरात एंड दजला, ये इनके अरेबियन भाषा के नाम हैं। यूफ्रेट्स एंड तिग्रिस, फरात एंड दजला। यूफ्रेट्स एंड तिग्रिस कहाँ से निकल रही हैं, तो यूफ्रेट्स और तिग्रिस निकल रही हैं आपके नॉर्थ वेस्ट के रीजन से, वेस्ट एशिया में नॉर्थ वेस्ट के रीजन से। और ये जो अपना माउथ बना रही हैं, ये बना रही है पर्शियन गल्फ में, सॉरी, ये जो अपना माउथ बना रही हैं ये बना रही है पर्शियन गल्फ में। अब इसमें यूफ्रेट्स और तिग्रिस में जो यूफ्रेट्स है ये वेस्ट एशिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। यूफ्रेट्स और तिग्रिस में जो यूफ्रेट्स है ये वेस्ट एशिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये यूफ्रेट्स और तिग्रिस पर्शियन गल्फ से लगभग 200 किलोमीटर पहले, पर्शियन गल्फ से लगभग 200 किलोमीटर पहले आपस में आकर मिल जाती हैं, ज्वाइंट कर जाती हैं। और फिर जो उनकी ज्वाइंट स्ट्रीम बनती है उसको बोलते हैं शत, SHAT, शत अल अरब। क्या बोलेंगे उसको, शत अल अरब। और ये शत अल अरब की जो लंबाई है ये 200 किलोमीटर की है, और इस प्रकार से शत अल अरब
अपना जो माउथ बनाती है वो बनाती है पर्शियन गल्फ में। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस को बोला जाता है मदर और द क्रेडल ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इन्हीं के दोनों के बैंक्स पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी। जैसे अपनी इंडस को बुलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हिंदी बुलाता है सिंधु घाटी सभ्यता, राइट है। ये जो यूफ्रेट्स और तिग्रिस थी इस पे भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। सुमेरियन भी इसी पे डेवलप्ड हुई थी, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी वो भी एक्चुअली पर यहीं पर डेवलप्ड हुई थी। बेबीलोनियंस भी यहीं डेवलप्ड होने वाला रीजन था। तो बेबीलोनियंस हो, सुमेरियंस हो या मेसोपोटामियंस हो, ये तीनों सिविलाइजेशन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि मोस्ट फेमस है इन तीनों में, वो एक्चुअली पर इन्हीं दो रिवर्स के बैंक्स पर डेवलप्ड हुई थी, यूफ्रेट्स और तिग्रिस। अब यूफ्रेट्स और तिग्रिस से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो हमको मिल रहा है टर्की, राइट है, टर्की, एनाटोलियन प्लेटू, टर्की प्लेट भी बोला जाता है। और टर्की में अभी कुछ महीनों पहले एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, और वो आया था इसके टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। अगर हम टर्की की पोजीशन देखते हैं, एग्जैक्टली ये रहा टर्की। अगर हम टर्की की पोजीशन देखते हैं तो टर्की के ऊपर है यूरेशियन प्लेट, फिर नीचे है एनाटोलियन या टर्की प्लेट, और फिर उसके नीचे है अरेबियन प्लेट। अब ये तीनों प्लेट्स में जो टर्की की प्लेट है वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी यूरेशियन प्लेट के साथ भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है, अरेबियन प्लेट के साथ भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है। और जब भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है तो हमको पता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में स्लाइडिंग होती है, और जब स्लाइडिंग होती है तो यहाँ पे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आते हैं। और चूंकि ये बेचारी इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, इसलिए यहाँ पे बढ़िया वाला ये अर्थक्वेक आया, और इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने ह्यूमैनिटेरियन एड सबसे पहले टर्की में भेजी थी। इसके बाद जो यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने इंडिया की प्रशंसा कही थी, हालांकि वास्तविक रूप से वो भारत विरोधी ही लगभग रहते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर के स्टैंड पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब उनका रुख में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड अपना दिखाया, तो हमने भारत ने जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक व्यवस्था बना के चलता है उसके अंतर्गत उसने अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। और मान के चलिए अगर किसी का टफ टाइम है और आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको याद रखेगा, चाहे कितना हार्ड व्यक्ति हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल्ट डाउन होगा। और अब टर्की के रिलेशनशिप और टर्की के लोगों की जो सोच है वो भारत के प्रति थोड़ी और पॉजिटिव होकर निकल कर आती है, ठीक है। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस हो गया, टर्की हो गया, और इस टर्की के ऊपर हमको मिलता है ब्लैक सी, राइट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में ये है हमारा स्टेट ऑफ कैरिज, और ये स्टेट ऑफ कैरिज आपको ब्लैक सी को अटैच करता है सी ऑफ एजोप से, और इसी के साइड पर यहीं पर है क्रीमिया पेनिनसुला, और ये रशिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या अपने अंडर ले लिया है क्रीमिया पेनिनसुला। फिर आता है आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी से आप चलेंगे स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये आपको पहुंचाएगा सी ऑफ मरमरा में, और सी ऑफ मरमरा से आप लेंगे स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, और ये स्टेट ऑफ डार्डेनल्स आपको पहुंचाएगा फिर मेडिटेरेनियन सी रीजन में, और इस प्रकार से आप यूरोप में पहुँचे जाएंगे, राइट है। टर्की, तो टर्की का टेक्टोनिक मूवमेंट देख लिया, और टर्की का एनाटोलियन प्लेट्यू वहाँ पर सेपरेट करता है यूरोप और एशिया के बीच में। और इस प्रकार से ये वेस्ट एशिया को हम लोग डिस्कस करते हैं अमुर दरिया और सिर दरिया के साथ, जहाँ पर हम सेंट्रल एशिया की कंट्री और सेंट्रल एशिया का पामीर देख चुके हैं। पामीर को पामीर नॉट बोला गया है, और इसी पामीर नॉट का एक्सटेंशन है आपका टिबेटियन प्लेट्यू, जिसको क्विंघाई प्लेट्यू भी बोला जाता है, क्विंघाई प्लेट्यू, इसको क्विंघाई प्लेट्यू भी बोला जाता है। पामीर नॉट का एक्सटेंशन टिबेटियन प्लेट्यू, और टिबेटियन प्लेट्यू अपने आप में एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। टिबेटियन प्लेट्यू अपने आप में एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है जिसकी एवरेज हाइट 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर से ऊपर है, और इसलिए इस पूरे रीजन को पामीर नॉट के साथ मिलकर इस पूरे रीजन को बुलाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यह विश्व की छत है। और यहाँ पे कौन सा टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और हमने कहा, हम स्टडी कर चुके हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया के बीच में ऐसा कोई क्लियर कट जोग्राफिकल डिवीज़न नहीं है, इसलिए उसको साइमल्टेनियसली यूरेशियन प्लेट से ही एड्रेस करा जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे हो गया उस्त उर्त प्लेट्यू, हमने कैस्पियन सी के ईस्ट कोस्ट पे करा था उस्त उर्त प्लेट्यू। और यहाँ पे हो गया किर्गिज स्टेपीज, ये हो गया अपना अरल सी। और इसी के लेफ्ट पर जब हम ऊपर के चलेंगे तो यहाँ पर इजराइल वाले पोर्शन पर हमको मिल जाएगा डेड सी है। 330 pptm हाईएस्ट सैलाइन बॉडी है डेड सी, राइट। वो आपको मिल जाएगा इजराइल वाले जोन पर। वहाँ पे हम निकल ली थी गल्फ ऑफ अकावा, तिरान स्टेट, गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल, रेड सी, और ये सारे के सारे हमने फीचर्स वहाँ पे कर लिए थे। अब हम कहाँ की ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं रशिया की तरफ। और हमने कहा था नॉर्थ एशिया का डिवीज़न है रशिया, और ये रहे आपके यूरल माउंटेन्स। ये रहे अपने यूरल माउंटेन्स, राइट। यूरल माउंटेन्स लंबाई कितनी? अराउंड 2500 किलोमीटर है यूरल माउंटेन्स। और यूरल माउंटेन्स पर एक पीक बनी होगी और उसका नाम होगा नरोदनया, राइट है। यूरल माउंटेन्स पर एक पीक है और पीक का नाम है नरोदनया, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरल्स है। और इसी यूरल माउंटेन के ठीक विसिनिटी में ईस्ट पर, उसके ठीक नीचे नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है जो कि कैस्पियन सी तक एक्सटेंड कर रही है, और इसको बोला गया यूरल रिवर, ठीक है। तो यूरल माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, और ये फोल्ड माउंटेन किस किस के हैं? तो फोल्डिंग हुई है यूरोप और एशिया की प्लेट के बीच में। यूरोप और एशिया की प्लेट के बीच में फोल्डिंग हुई है, कन्वर्जेंस हुआ है, और उसके थ्रू ये फोल्ड माउंटेन बनकर निकले हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी वॉल्केनिक फीचर नहीं है, इसलिए हमको पता है क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो कन्वर्जेंस हुआ है, जो फोल्डिंग हुई है, कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स की हुई है, राइट। अब अगर हम कन्वर्जेंस को देखें कि भाई दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो हमको पता था जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करती हैं तो ये होगी इसकी स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज सेकंड में दोनों प्लेट ऊपर की ओर फोल्ड कर जाएंगी। स्टेज सेकंड में ये दोनों प्लेट ऊपर की ओर फोल्ड कर जाएंगी, और इस प्रकार से हमारे पास फोल्ड माउंटेन बनेंगे। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो नेचर है वो अपने आप में ब्रिटिल है, इसलिए सबडक्शन जोन बनता नहीं है, और सबडक्शन जोन बनाने के प्रयास में ये ब्रिटिल ब्रेक होती हैं, और ब्रेक होकर बीच का रास्ता ऊपर की ओर फोल्डिंग के साथ निकलता है, और अपने पूरे सेडिमेंट के साथ ये फोल्ड माउंटेन ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए ना तो हिमालय में हमारे पास कोई वॉल्केनिक इरप्शन है, सेडिमेंट्स भरपूर हैं, और ना ही यूरल्स में हमारे पास कोई वॉल्केनिक इरप्शन है। यूरल माउंटेन्स, और यूरल माउंटेन्स 1725 के डिवीज़न के अकॉर्डिंग बाउंड्री है किसकी? यूरोप और एशिया की। इसी यूरल माउंटेन के ईस्ट पर हमको मिलते हैं वेस्ट प्लेन्स, वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, और उसी के ईस्ट पर फिर हमको मिलेंगे द सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। इसको बुलाता है सेंट्रल ट्रैप, सेंट्रल साइबेरियन प्लेन, और इसी को बुलाता है साइबेरिया और सेंट्रल साइबेरियन ट्रैप। कैसा फॉर्मेशन में लिखो, बेसाल्टिक लावा का फॉर्मेशन है, प्लेट्यू लैंड है, बेसाल्टिक लावा का फॉर्मेशन है, और एक ट्रैप प्लेट्यू लैंड है, क्योंकि हमने कहा डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक लावा ट्रैप हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बेसाल्टिक लावा ट्रैप हुआ और बने हमारे पास सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। इस सेंट्रल साइबेरियन प्लेन पर, और फिर इसके ईस्ट पर यहाँ पे हमको मिल रहे वर्खोयांस है, माउंटेनियस रीजन है, और ये विश्व का कोल्डेस्ट रीजन है वर्खोयांस। यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर इन जनरल मिलता है, लोएस्ट टेम्परेचर इन जनरल ऑन एवरेज मिलता है वर्खोयांस। और यहाँ पर फिर हमको 3 रिवर मिलेंगी। तो देखो यूराल के ठीक विसिनिटी में हमको मिली यूराल रिवर, उसके ईस्ट पे चलोगे तो आपको मिलेगी ऑब रिवर। ऑब रिवर जहाँ पर अपना माउथ बनाती है वो है गल्फ ऑफ ऑब, और उसी के साइड पे लिखा होगा यमल पेनिनसुला, मिली ऑब रिवर। माउथ का बनाएगी गल्फ ऑफ ऑब में, और हमको मिलेगा यमल पेनिनसुला, यमल पेनिनसुला। फिर हमको एक रिवर मिलेगी येनेस्की, और फिर हमको एक रिवर मिलेगी लीना। और लीना जहाँ से निकल रही है वो है उसके ठीक साउथवर्ड एक्सटेंशन पर आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी लीना। तो लीना, येनेस्की, ऑब, ठीक है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, लीना, येनेस्की, ऑब गिली गल्फ ऑफ ऑब में, और लीना आपको मिलती है आर्कटिक ओशन पे जाके वो अपना माउथ बनाती है आर्कटिक ओशन के रीजन में, और ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर हमको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, इसका नाम है लेक बैकाल। क्या नाम है इसका? लेक बैकाल। अब लेक बैकाल को देखिए, तो लेक बैकाल क्या है, नोट डाउन करके चलते रहे ना, हाँ साथ साथ नोट डाउन करके चल रहे हैं। तो लेक बैकाल क्या है? तो लेक बैकाल है क्या?
द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, एक बात, और इट इज़ द लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम वाइज इन दी वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड है, लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम वाइज इन दी वर्ल्ड है। और एग्जाम्पल किसका है? रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है? रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट में यहाँ पर रिफ्टिंग हुई है, टेक्टोनिक मूवमेंट में रिफ्टिंग हुई है। उस रिफ्टिंग के थ्रू हमने कहा अगर सबडक्शन जोन बन रहा है या बेसिन एरिया बन रहा है तो उसमें पानी भरेगा, और पानी बन के फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज लेक है इन दी वर्ल्ड। कहाँ मिलेगी? रशिया में मिलेगी। डेप्थ कितनी है? 1632 मीटर। हाँ ठीक है, 1632 मीटर इसकी डेप्थ है, 1632 मीटर इसकी डेप्थ है, और वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट लेक है। तो देखो एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक है हमारे पास कैस्पियन सी, ये हमारे पास एशिया में मिलेगी। वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट लेक है हमारे पास लेक बैकाल, ये भी हमारे पास एशिया में ही मिलेगी। ये फ्रेश वाटर लेक है, ये सलाइन वाटर लेक है। अगर फ्रेश वाटर हमको लार्जेस्ट लेक देखनी होगी तब फिर हमको नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ेगा, लेक सुपीरियर के पास। सही है, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक अगर हमको देखनी होगी तो फिर हमको नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ेगा, लेक सुपीरियर के पास। लेकिन अगर ओवरऑल हमको लार्जेस्ट लेक देखनी है तो हम कैस्पियन सी के पास आ रहे हैं, और लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम वाइज फ्रेश वाटर देखनी है तो फिर हम लेक बैकाल के पास आ रहे हैं। ठीक, ओके। लेक बैकाल, तो लेक लेना हो गई, येनिस्की हो गई और ऑब रिवर हो गई, और ये तीनों मिलकर ही नॉर्थ रशिया का लो लैंड बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये तीनों रिवर मिलकर ही नॉर्थ रशिया के लो लैंड्स बनाते हैं या लो लैंड रीजन अपने आप में फॉर्म करते हैं। राइट, आगे आ जाओ। तो वर्खोयांस हो गया, लेक बैकाल हो गई, और लेक बैकाल के नीचे हमको मिला था मंगोलिया, और हमने कहा था यहीं पर हमको मिलता है गोबी डेजर्ट, और गोबी डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है वो मंगोलिया और चाइना दोनों में है, और इसी गोबी डेजर्ट के वेस्ट में हमको मिलेगा तरीम बेसिन, देखेंगे उसको। तो आ जाओ वर्खोयांस, और वर्खोयांस से जब ईस्ट की ओर चलेंगे तो हमको मिलेगा सी ऑफ ओखोस्ट, और यहीं पर है हमारे पास ओखोस्ट टेक्टोनिक प्लेट। तो जो सी ऑफ ओखोस्ट है वो एक्चुअली ओखोस्ट टेक्टोनिक प्लेट पर है, सी ऑफ ओखोस्ट। और सी ऑफ ओखोस्ट से नीचे की ओर आओगे तो आपको मिलेगा सखालिन, ये रहा सखालिन, सखालिन आइसलैंड। ठीक है, सखालिन आइसलैंड, और यहीं पर ONGC विदेश अपना हाइड्रोकार्बन के प्रोजेक्ट चला रही है सखालिन प्रोजेक्ट में। राइट है, सखालिन। सखालिन के वेस्ट में जो हमको यहाँ पर एक फीचर मिल रहा है, ये वाला वाटर बॉडी, ये है गल्फ ऑफ टार्टेरी। क्या है? गल्फ ऑफ टार्टेरी। और इसी गल्फ ऑफ टार्टेरी पर जो ये नैरो रूट दिखाई दे रहा है, जो आपको गल्फ ऑफ टार्टेरी से सी ऑफ ओखोस्ट की ओर जोड़ेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी, स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी। तो ये मिल गया आपको स्ट्रेट, और ये हो गई आपकी गल्फ, गल्फ ऑफ टार्टेरी। स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी से जब आप गल्फ ऑफ टार्टेरी में आएंगे थ्रू दी सी ऑफ ओखोस्ट, तो आप एंटर करेंगे ईस्ट सी, है ईस्ट सी, और इसी ईस्ट सी में आपको मिलेगा, नीचे की ओर लिखा हुआ मिलेगा सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। और सी ऑफ जापान में जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा स्टेट ऑफ सोया, स्टेट ऑफ सोया मिला, स्टेट ऑफ सोया। स्टेट ऑफ सोया आपको यहाँ से भी एंटर करवा देगा सी ऑफ ओखोस्ट में, और यहाँ से स्टेट ऑफ टार्टेरी के थ्रू भी आप सी ऑफ ओखोस्ट में गल्फ ऑफ टार्टेरी से होते हुए सी ऑफ ओखोस्ट में एंट्री कर जाएंगे। यहाँ पे आप पहुँचेंगे ईस्ट जापान पर, और ईस्ट ऑफ जापान के नीचे आपको मिलेगा स्टेट ऑफ सुगारू और कोरियन स्टेट, स्टेट ऑफ सुगारू एंड कोरियन स्टेट। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम ईस्ट एशिया की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम ईस्ट एशिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो जापान सी है या ईस्ट सी है, अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप पर आए, अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप पर आए, ये वाला ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल मैप पे देखोगे तो ये आ गया आपका रशिया, ये आ गया आपका नॉर्थ कोरिया, और ये आ गया आपका साउथ कोरिया। रशिया सीधे नॉर्थ कोरिया से अटैच करता है, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से अटैच कर रहे हैं, यानी कि ईस्ट सी, सी ऑफ जापान पर चाइना का बॉर्डर नहीं है। राइट है, तो चाइना डू नॉट हैव इट्स कोस्टल प्रेजेंस ऑन द सी ऑफ जापान और द ईस्ट सी, यहाँ पे चाइना का कोई भी प्रेजेंस नहीं है।
तो रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे आ गया आपका स्टेट ऑफ सुगारू, ये हो गया नॉर्थ कोरिया स्टेट, और ये हो गई आपकी येलो सी, ये हो गया आपका येलो सी, किसके? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वेस्ट में। यहाँ पर है आपके पास येलो सी, और ये रहा येलो सी, राइट। येलो सी, येलो सी क्यों बोला गया? येलो रिवर आ रही है किसकी? चाइना की। चाइना की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, हालांकि सेकेंड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट उसकी यांगत्जे है उसके साउथ वर्ड में, लेकिन चाइना की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है येलो सी, और यहीं पे बन रहा है नॉर्थ चाइना प्लेन, सॉरी क्या बन रहा है? नॉर्थ चाइना प्लेन, यांगत्जे और येलो रिवर प्रीडोमिनेंटली कॉम्बिनेशन के साथ ये नॉर्थ चाइना प्लेन बना रहे हैं येलो सी, क्योंकि येलो रिवर आ रही है विद द ग्रेट अमाउंट ऑफ द सेडिमेंटेशन। येलो सी किसके साथ आ रही है? विद द ग्रेट अमाउंट ऑफ द सेडिमेंटेशन, इसलिए इसको बोला जाता है येलो रिवर। और यह सेडिमेंटेशन का कलर जनरली जो है येलो है, तो इसलिए इसको बोला गया येलो रिवर। और येलो सी जहाँ पे जाके ड्रेन कर रही है, अपना माउथ बना रही है, उस रीजन को बोला गया है येलो सी, राइट है, येलो सी। इस येलो रिवर के नीचे ही आपको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना मिलेगी 3300 प्लस, उसको बोलते हैं यांगत्जे रिवर। एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, यांगत्जे रिवर, राइट है, यांगत्जे रिवर, येलो रिवर और यांगत्जे रिवर। यांगत्जे रिवर जो है वो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और चाइना की भी तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑब्वियसली हो ही जाएगी। तो चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर हो गई और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर हो गई यांगत्जे रिवर। इसके ऊपर है येलो सी, और गोबी डेजर्ट ठीक उसके नॉर्थ में पड़ता है, राइट है। अब देखो, तो यांगत्जे रिवर हो गई, येलो रिवर हो गई, ऊपर आपको मिल रही होगी एक रिवर रह गई थी हम लोगों की, अमूर रिवर, ये वाली अमूर रिवर बॉर्डर शेयर करेगी। और अमूर रिवर जो अपना माउथ बनाएगी वो सी ऑफ ओखोस्ट और गल्फ ऑफ टार्टरी के रीजन में बनाएगी अमूर रिवर, ठीक है। और अमूर रिवर की इंपॉर्टेंट लोकेशन ये है कि ये जो प्लेन्स की फॉर्मेशन करती है उसी को बोला जाता है मंचूरियन प्लेन, और ये है आपके मंचूरियन प्लेन की लोकेशन। ये क्या है? मंचूरियन प्लेन, और ये मंचूरियन प्लेन की आपकी लोकेशन है अमूर रिवर के पास। अब हम बार बार कह रहे थे तरीम 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 बेसिन, तरीम बेसिन, तरीम बेसिन। अगर हम चाइना को पॉलिटिकली डिवीज़न के साथ देखें, अगर हम चाइना को पॉलिटिकली डिवीज़न के साथ देखें और वो उसके जोग्राफिकल रीजन के सपोर्ट के साथ आता है, तो चाइना ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है। चाइना ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है, और चाइना की 94% पॉपुलेशन ईस्ट चाइना में ही रहती है। चाइना की 94% पॉपुलेशन ईस्ट चाइना में ही रहती है, क्योंकि ईस्ट चाइना के साउथ पर आपको मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ईस्ट चाइना के साउथ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर आपको मिलेगा मॉनसून क्लाइमेट, और फिर आपको मिलेगा टेम्परेट क्लाइमेट। अब चाहे ट्रॉपिकल हो, मॉनसून हो या टेम्परेट हो, ट्रॉपिकल भर भर के वर्षा, ट्रॉपिकल भर भर के वर्षा, मॉनसून वर्षा, बढ़िया वाली वर्षा, टेम्परेट वर्षा, लेकिन वर्षा है बढ़िया है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, लेकिन टेम्परेट रीजन में भी ठीक ठाक वर्षा, मतलब ठीक ठाक क्या, अच्छी खासी वर्षा है। तो ये पूरा का पूरा वर्षा का रीजन है। और देखो सारी की सारी नदियाँ भी ड्रेन यहीं पे कर रही हैं, तो पानी की अबंडेंट अवेलेबिलिटी है, और जब पानी की अबंडेंट अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड होंगी, और यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक वाइडर जोन है, इसलिए आपको पूरा का पूरा चाइना जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा चाइना जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसके अगेंस्ट अगर हम ईस्ट और वेस्ट के डिवीज़न पर जाते हैं, इसके अगेंस्ट अगर हम ईस्ट और वेस्ट के डिवीज़न पर जाते हैं, तो वेस्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर लोएस्ट प्लेट्यू, लोएस्ट प्लेट्यू, और ये क्या है, ये मिनरल डिपॉजिट लैंड है चाइना की। यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे बहुत सारे, और इसके साथ ही आपको मिलेगा तरीम बेसिन। हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं, रिवर तरीम और तरीम बेसिन। चाइना जो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोकार्बन का, चाइना जो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोकार्बन का, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है हाइड्रोकार्बन का, वो केवल और केवल इस तरीम बेसिन के कारण है। इस तरीम रिवर के पास इतना सारा हाइड्रोकार्बन है जो चाइना को अबंडेंट सप्लाई करता है क्रूड ऑयल की, राइट है, क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है तरीम बेसिन। और जो भी 150 मिनरल्स
किसी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी में सस्टेन करने के लिए चाहिए 150 मिनरल्स की एक लिस्ट है जिनको बोला जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। अगर ये किसी कंट्री के पास है तो उसकी इकोनॉमी की डाइवर्सिटीज़ बहुत हॉरिजॉन्टल लेवल पे बेस आउट करती है, बेस पे फैल जाती है। और चाइना के पास वो सारे के सारे 150 मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी के साथ है लेकिन अवेलेबिलिटी है। इसलिए चाइना विश्व का क्या बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गई है अपने ईस्ट और वेस्ट के डिवीज़न के साथ। यहाँ पर चाइना की वो माइनॉरिटीज़ रहती हैं जो मंडेरियन लैंग्वेज बोलने वालों से थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिवीज़न भी है। और ईस्ट चाइना जो अपने आप को प्योर चाइनीज़ ब्रीड मानते हैं वो वेस्ट चाइना के लोगों के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन उइगर मुसलमान इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिनके एग्जाम्पल इधर उधर से लगातार आते रहते हैं। इसके साथ ही जो क्विंगहुई प्रोविंस है या जो टिबेटन प्लेटू है, यहाँ पे जो अपने बौद्धिस्ट समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी वो सेकंड स्टेट सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ईस्ट वाले चाइनीज़ अपने आप को इन कंपैरिजन ऑफ दिस रीजन अपने आप को एक सुपीरियर ब्रीड मानकर चलते हैं। और ये विश्व में हर जगह होता है, नस्लीय भेदभाव विश्व में हर जगह है। लेकिन ये सारे के सारे देश जिस देश को पाठ पढ़ाते हैं उसका नाम भारत है, और भारत ही बड़ी आसानी के साथ पता नहीं क्यों सुनता आ रहा है, समझ में नहीं आता आज तक। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न देखिए तो ये देखिए चाइना, ये रहा पूरा का पूरा चाइना, ये ईस्ट और इसका वेस्ट का डिवीज़न, ये पूरा का पूरा डेजर्टेड रीजन है, और ये अपने आप में ग्रीनिश फ्लरिश्ड रीजन है। अवेलेबिलिटी, अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, राइट, ओके, गुड। तो हमने कहा ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमको यहाँ मिलेगा चाइना के साउथ पर, फिर ये मानसून टाइप क्लाइमेट मिलेगा, और यहाँ पे हमें मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा चाइना के साउथ पर। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। जापान, मंगोलिया, चाइना कोई बॉर्डर, वो जापान सॉरी रशिया, मंगोलिया, जापान कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है चाइना के साथ। फिर हो गया भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। कंबोडिया कोई बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, मलेशिया कोई बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, फिलीपींस नहीं कर रहा, ताइवान नहीं कर रहा, और आपका साउथ कोरिया भी कोई बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। तो ये है आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक, ये है आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक एशिया में है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो ये है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इसमें एक कंट्री आती है वियतनाम, लेकिन वियतनाम चाइना के कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, ये इसलिए से थोड़ा अलग अलग रहता है। और अब वर्ल्ड ऑर्डर में, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में इन तीनों का इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसका? रशिया का, चाइना का और नॉर्थ कोरिया का। और अभी अभी रशिया के प्रेसिडेंट किसके विजिट पे गए हैं? चाइना के विजिट पे गए हैं। और इस चाइना के विजिट के साथ ही वो डिक्लेयर कर रहे हैं दैट चाइना इज़ अ बिग ब्रदर, चाइना इज़ ए बिग ब्रदर, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हार्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसी का थोड़ा लिबरल रूप है सोशलिस्ट। उसी सोशलिस्ट का एक लिबरेट रूप आया है भारत में, सोशलिज्म, राइट है। तो ये दोनों एक हार्ड कम्युनिस्ट कंट्री है, इसके अगेंस्ट रशिया थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री कहलानी वो ज़्यादा पसंद करती है। कुल मिला के बेस एक ही है, फाउंडेशन एक ही है, सोच एक ही है। और उस सोच के अकॉर्डिंग पूरा कम्युनिज्म विश्व में कहीं नहीं टिका है, तो कम्युनिज्म यहाँ भी नहीं टिकेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। कार्ल मार्क्स आए, स्टेटलेस थ्योरी और गवर्नमेंट लेस थ्योरी दे के चले गए, लेकिन उनके जो डिसाइपल्स हुए उन्होंने भी स्टेटलेस थ्योरी को कभी समर्थन नहीं दिया है। तो विश्व में कहते हैं कि 3 ऑर्डर है, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, एक सेंट्रलिस्ट है, और 1/3 पॉपुलेशन लेफ्ट विंग के द्वारा इंस्पायर्ड है, और वो कार्ल मार्क्स का लेफ्ट विंग है। लेकिन कुछ नहीं, इन लोगों के पास फक्कड़ लोग हैं, फालतू की बात करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, चाइना। अब तो तरीम बेसिन हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, अमूर रिवर हो गया, मंचूरियन प्लेन हो गया, नॉर्थ चाइना प्लेन हो गए, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर हमको और मिल रही है, सीकियांग रिवर। सीकियांग रिवर ये भी चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर है, और यहीं पर हमको मिलता है यूनान प्लेट्यू। यूनान प्लेट्यू अगर वहाँ पे नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, यूनान प्लेट्यू, और रिवर है सीकियांग रिवर, ठीक है, रिवर है सीकियांग रिवर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा ताइवान स्टेट, इसको बोलते हैं फॉर्मोसा स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट।
राइट, क्योंकि ताइवान का पहले नाम जो था वो फॉर्मोसा स्टेट था, इसलिए इसको बोलते हैं ताइवान स्टेट। इस ताइवान स्टेट के ठीक नीचे हमको मिलता है स्टेट ऑफ लुजोन, और ये है फिलीपींस का लार्जेस्ट आइलैंड जिसका नाम है लुजोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट हो, दोनों के हेडक्वार्टर हमको कहाँ मिलते हैं, तो हमको यहाँ पे फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर मिलते हैं, इसलिए बोला गया है लुजोन स्टेट। और फिलीपींस अगर को आप ध्यान से देखेंगे तो फिलीपींस एक आर्चिपेलागो है, यानी कि ग्रुप ऑफ द आइलैंड है। और हमने जब फिजिकल डिवीज़न करे थे किसके, एशिया के, तो उन फिजिकल डिवीज़न में हमने एक ग्रुप ऑफ द आइलैंड भी करा था। तो हमने ग्रेट रिवर बेसिन तक कवर कर लिया है, अभी सदर्न प्लेट्यू रह गए, सेंट्रल माउंटेन और नॉर्दर्न लोलैंड कर लिए हैं। ग्रेट रिवर बेसिन पे हम लोग चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड को हमने जस्ट अभी फिलीपींस के थ्रू टच करा है, और सदर्न प्लेट्यूज़ की तरफ हम लोग अभी बस बढ़ने ही वाले हैं। राइट, तो फॉर्मोसा स्टेट, ताइवान स्टेट और ये लुजोन स्टेट, ये आपको मिलता है। फिलीपींस एक आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो में जो कॉम्बिनेशन है, एक है तो फिलीपींस प्लेट का, और दूसरा इधर आती है आपकी सुंडा प्लेट। कौन सी प्लेट आती है, सुंडा प्लेट। और दोनों ही प्लेट क्या है, ओशियनिक प्लेट है, और दोनों ही प्लेट ओशियनिक है, और दोनों ही प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। और हमको पता है कि जब जब दो ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो वो क्या बनाती है, ट्रेंच का फॉर्मेशन करती हैं और आर्चिपेलागोस का फॉर्मेशन करती है। तो फिलीपींस क्या है, एक आर्चिपेलागो यानी ग्रुप ऑफ द आइलैंड है, वॉल्केनिक इरप्शंस का ग्रुप ऑफ द आइलैंड है, ओशियनिक प्लेट कन्वर्जेंस के थ्रू ये बना है। इसी प्रकार से हमारे पास एक आर्चिपेलागोस और आता है, वो आता है जैपनीज आर्चिपेलागो है, सियोकू आइलैंड आर्चिपेलागो जैपनीज़ का है, और इज़ू आर्चिपेलागो ये भी जैपनीज़ का ही पार्ट है, यहाँ पे लिखा होगा सियोकू सुकोकू भी बोलते हैं इसको, और इज़ू आर्चिपेलागो। और यहाँ पर आपके पास है कुरिल आइलैंड, तो कुरिल आर्चिपेलागो नॉर्थवर्ड, इज़ू आर्चिपेलागो होकाइडो होंशु शिकोकू क्यूशु के ठीक नीचे, और सियोकू आर्चिपेलागोस होकाइडो होंशो शिकोकू के ठीक नीचे आपको मिलेगा। और ये एक्सटेंड करता है एक्चुअली ताइवान तक, और इन्हीं आइलैंड्स को लेकर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ चाइना के विवाद चल रहे हैं। स्पार्टले आइलैंड भी आपको यहीं पर मिलेगा। अभी जो फिलहाल कुरिल आइलैंड यहाँ पर लिखा होगा, यहीं पर लिखा होगा आपका कुरिल ट्रेंच, फिर यहाँ पे लिखा होगी जैपनीज ट्रेंच, और कुरिल ट्रेंच के नीचे लिखा होगा रशिया, यानी कि रशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है कौन, कुरिल आर्चिपेलागोस। कुरिल ट्रेंच, जैपनीज ट्रेंच, और फिर हम नीचे आ जाएंगे तो आपके पेज के लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा मैरियाना ट्रेंच। और विश्व का डीपेस्ट प्लेस है, हम ये जानते हैं मैरियाना ट्रेंच। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एक स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट है, उस टेक्टोनिक प्लेट का नाम है मैरियाना टेक्टोनिक प्लेट, और उसके साथ वो कन्वर्ज कर रही है ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट। और हमको पता था जब दो ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज करेंगे तो फिर से या तो ट्रेंच मिलेगा या हमको आर्चिपेलागोस का फॉर्मेशन बनेगा। अच्छा, ये बात भी क्लियर है कि जो तो टेक्टोनिक प्लेट होती है उनकी डेंसिटी तो इक्वल होती है, तो कन्वर्ज करने का प्रोसेस किस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लेट का मास लार्ज साइज़ में है, और जो लार्ज साइज़ में लार्ज मास के साथ है वो सबडक्ट करेगी, और इस प्रकार से ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। तो मैरियाना ट्रेंच बनी है विद द कॉम्बिनेशन कन्वर्जेंस ऑफ द मैरियाना टेक्टोनिक प्लेट एंड द ओशियनिक पैसिफिक ओशियन प्लेट, सॉरी ओशियनिक बोल रहा हूँ मैं, उसको करेक्ट करेगा पैसिफिक ओशियन प्लेट। फिलीपींस बना पैसिफिक ओशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट और आपका सुंडा प्लेट के कन्वर्जेंस के थ्रू। और फिर हमारे पास आता है द लार्जेस्ट आर्चिपेलागोस इन दी वर्ल्ड, दैट इज़ द इंडोनेशियन आर्चिपेलागोस। और इंडोनेशियन आर्चिपेलागोस किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो इंडोनेशियन आर्चिपेलागोस बने हैं सुंडा प्लेट, इंडोनेशियन आर्चिपेलागोस बने हैं सुंडा प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि उसका ऐसा पोर्शन जो ओशियनिक प्लेट की कैटेगरीज में आता है, उनके कन्वर्जेंस से बने हैं आपके इंडोनेशियन आर्चिपेलागोस। अब देखो, ये है साउथ सी, ये अपना साउथ सी, इसी साउथ सी का एक्सटेंशन है ये जावा सी, इसी साउथ सी का एक्सटेंशन है ये जावा सी। और यहाँ पर हमारे पास है जावा आइलैंड और ये सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड। इसके ठीक ऊपर हमारे पास है ये सिंगापुर, और फिर हमारे पास है मलेशिया, और ये है हमारे पास लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द एशिया, नाम है इसका बोर्नियो। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द एशिया, नाम है इसका बोर्नियो। अब पॉलिटिकल मैप पर आ जाओ।
जब पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे तो ये रहा हमारे पास बोर्नियो, यहाँ पर हमारे पास साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी का एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया जावा सी है, और बोर्नियो पर हमारे पास 3 देश मिलेंगे। तो ये ग्रीन कलर का जो देश है ये है इंडोनेशिया, यानी कि बोर्नियो पर इंडोनेशिया का ऑक्यूपेशन है, और जिस पोर्शन पर बोर्नियो के इंडोनेशिया मिलता है उसको मिलते हैं हम कालीमत्तन, कालीमंतन या कालीमत्तन। कालीमत्तन इंडोनेशिया का पार्ट है, और यहीं पर कालीमत्तन पर आपको लिखा मिलेगा न्यू सांतारा, न्यू सांतारा, राइट है, न्यू सांतारा। अब ये न्यू सांतारा क्या है? तो न्यू सांतारा इंडोनेशिया की होने वाली नई कैपिटल है। पहले इसकी कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास एक दानव, इस पूरे विश्व में एक दानव आ रहा है जो धीरे धीरे अपना सर उठा रहा है, एंड द नेम ऑफ दैट दानव इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और उसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बिकॉज द सी लेवल इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग, इंडोनेशिया को लगता है कि जकार्ता आने वाले टाइम में डूबने वाला है, तो हमको अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी ही होगी, तो क्यों ना उसे अभी से कर लें। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जो कल मैंने शॉर्ट्स में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिया था, एक्चुअली वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से वो स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो न्यू सांतारा को एज ए न्यू कैपिटल सिटी वहाँ पर डिक्लेयर्ड करा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको डेवलप्ड भी करा गया है, राइट, न्यू सांतारा। फिर दूसरा देश हमको इसी बोर्नियो में मिलता है मलेशिया, तो ये रहा भगवा कलर का मलेशिया, और यहाँ पर हमारे पास है ब्रूनई, यहाँ पर हमारे पास है ब्रूनई। अब ब्रूनई के साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, क्योंकि ब्रूनई के पास एक हाइड्रोकार्बन रिजर्व है, और ब्रूनई भी अपने रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे मेंटेन करता है। क्योंकि अगर इस पूरे रीजन को हम एनालिसिस करते हैं तो इस पूरे रीजन में इंडियन कल्चर का ही एक्सटेंशन है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि इंडियन कल्चर की जो विरासत एक्चुअली हमको इंडिया में नहीं मिलेगी, उसका एक्सटेंशन हमको इंडोनेशिया में मिल जाएगा, और इंडोनेशिया इस बात को रिकग्नाइज करता है, दो वी आर द मुस्लिम कंट्री, बट हमारा जो एक्सटेंशन है, हम जहाँ से निकले हैं वो इसी ट्रेडिशन के थ्रू निकले हैं। तो उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करा है, अपनी संस्कृति कल्चर को चेंज नहीं हुआ है। तो रिलीजन चेंज हुआ है, लेकिन राष्ट्रांतरण, राष्ट्र का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी संस्कृति को फॉलो करते हुए इंडोनेशिया के लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। अब फिजिकल मैपिंग पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाला, ठीक है। ये जावा सी को अंडमान सी या एक्सटेंशन में इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। ये है जावा सी और ये है स्टेट ऑफ मलक्का। इसी स्टेट ऑफ मलक्का के ठीक ऊपर ये बहुत छोटा सा पोर्शन जहाँ पे सिंगापुर लिखा हुआ है, जहाँ पर सिंगापुर लिखा हुआ है, वहाँ से भी एक स्ट्रेट निकल कर आता है। जहाँ पे सिंगापुर लिखा हुआ है वहाँ से भी एक स्ट्रेट निकल कर आता है, और उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ जोहोर, JOHOR, जोहोर। ये किसके बीच है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। स्टेट ऑफ जोहोर मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे मकसर स्ट्रेट, ये, ठीक है। अब देखो कहाँ पर, तो ये इंडोनेशिया हो गया, ये ऊपर बोर्नियो आइलैंड हो गया। इस बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट पर आपको ये सेलिबस आइलैंड मिलेगा। ये है सेलिबस आइलैंड की लोकेशन, और इसी सेलिबस आइलैंड के बीच में यहाँ पर मकसर स्टेट है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ मलक्का, MALACC, स्टेट ऑफ मलक्का। और ये हो गया मकसर स्टेट, ये सेलिबस सी को जावा सी से जोड़ता है। और यहीं पर आपको मिलेगा सुंडा स्टेट। कहाँ पर? ये सुंडा सी से नीचे जकार्ता और जावा सी के ठीक बीचों बीच में सुंडा स्टेट, और यहीं पर आपको मिल जाएगी सुंडा ट्रेंच, सुंडा स्टेट और सुंडा ट्रेंच। मकसर स्टेट, और मकसर स्टेट से जब राइट हैंड की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ द आइलैंड मिल रहे हैं, मोलुका, MOLUCC, मोलुका आइलैंड्स ग्रुप। इस मोलुका आइलैंड ग्रुप को लिटरली माना जाता है कि ये डिवीज़न है किसके बीच में? इंडिया और एशिया और ओशियानिया के बीच में। ओशियानिया शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ओशियानिया, क्योंकि यहाँ फिर स्पेस लग जाएगा यहाँ पर। तो एशिया प्लस ओशियानिया। अच्छा, जो परफेक्ट बॉर्डर है वो ये है, पैपुआ न्यू गिनिया से इधर ये हमारा एशिया है, और पैपुआ न्यू गिनिया जो आता है ये हमारा एशिया में आता है। तो मोलुका आइलैंड ग्रुप यहीं पर है हमारे पास, मोलुका पास,
और मोलुको आइलैंड ग्रुप और ये पेपुआ न्यू गिनी का बॉर्डर, ये एक्चुअली में बॉर्डर क्रिएट करता है इंडिया और ओशियानिया के बीच में, राइट है। अब एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन देख लीजिए जिसको लेके चाइना बड़ा अलर्ट रहता है, और वो चाइना अलर्ट इसलिए रहता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मलक्का पर डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करना चाहता है या फिनिश करना चाहता है, या एक सेफ पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। उसके लिए यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट ऑफ क्रा, अगर नहीं लिखा होगा तो 2 पेज आगे पलटिए और जो साउथ ईस्ट एशिया का मैप आएगा वहाँ पे लिखा होगा स्टेट ऑफ क्रा। स्टेट ऑफ क्रा कहाँ पर, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड और गल्फ ऑफ, ये है आपकी गल्फ ऑफ टोंकिन, देखो चाइना के ठीक नीचे वियतनाम से लगा हुआ गल्फ ऑफ टोंकिन, और यहीं पर आपको मिल जाएंगे मकाऊ और हांगकांग, और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसी गल्फ ऑफ थाईलैंड के ठीक नीचे स्टेट ऑफ क्रा। देखो अगर हमने स्टेट ऑफ पनामा की बात सुनी होगी, इस्थुमस ऑफ स्वेज की बात सुनी होगी, तो हम यहाँ पर हमको मिल जाएगा इस्थुमस ऑफ क्रा, स्टेट ऑफ क्रा, इस्थुमस ऑफ क्रा। स्टेट ऑफ क्रा यानी कि ये इस्थुमस कुछ ऐसा है कि 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ दे, तो इसका स्टेट ऑफ क्रा में भी आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। इस्थुमस ऑफ क्रा, चाइना इसको डेवलप्ड करना चाहता है, थाईलैंड की टेरिटरी पे पड़ेगा स्टेट ऑफ क्रा, और अगर ये स्टेट ऑफ क्रा ठीक से डेवलप्ड हो गया तो उसकी स्टेट ऑफ मलक्का पे डिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो सीधे साउथ चाइना सी से स्टेट ऑफ क्रा का रूट लेगा और उसको थोड़ा सा इधर घूम के नहीं आना पड़ेगा। और आपको पता है कि स्टेट ऑफ मलक्का पर जिसका वर्धस्त है वो भारत है, और चाइना चाहे कितना पावरफुल हो जाए वो इंडियन आर्मी से कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं और जो भी उसकी मिलिट्री आर्मीज़ हैं वो ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पूरे विश्व को पता है कि इंडियन आर्मी से भिड़ना नहीं है। ये लोग लगातार स्ट्रगल की पोजीशन में रहते ही हैं, इसलिए लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक स्ट्रगल चल रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ, एक चल रहा है हमारा नेपाल के साथ, अनहिडन चल रहा है वो चाइना के साथ, और एक थोड़ा सा लो टेम्परेचर का कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ हमारा नेपाल के साथ भी चल रहा है। और जबकि हमने अपना बॉर्डर को ओपन रखा हुआ है, क्योंकि नेपाल हमारा ही है और हम नेपाल के हैं, सही है। तो वहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ के जो हेड प्रीस्ट होते हैं वो तमिलनाडु से ही आते हैं, राइट। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ क्रा, ये गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है कंबोडिया, सूर्य कोणार्क मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ कंबोडिया में ही है। और ये आ गई आपकी गल्फ ऑफ मर्तबान, डायमंड के लिए फेमस है गल्फ ऑफ मर्तबान, राइट है। फिलीपींस आर्चिपेलागोस हमने कर लिया, ये आपकी गल्फ ऑफ मर्तबान। अब थोड़ा सा फिजिकल पोजीशन पे चलते हैं। जब फिजिकल पोजीशन पे चलेंगे तो ये आ गई हमारी गल्फ ऑफ मर्तबान, और देखो ये है इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो स्टेट ऑफ टोंकिन करा था इससे हम वेस्ट की ओर चलेंगे, तो जब इस स्टेट ऑफ टोंकिन से हम वेस्ट की ओर चलेंगे तो आपको पहली रिवर मिलेगी मैकोंग, मिली पहली रिवर मैकोंग, पहली रिवर मैकोंग, फिर चाओ फ्रायो, और यहीं पे लिखा होगा इंडो चाइना पेनिनसुला, चाओ फ्रायो, फिर आपको मिलेगी सल्वीन, और फिर आपको मिलेगी इरावडी, और ये है माउथ ऑफ इरावडी, और इस माउथ ऑफ इरावडी के नीचे ही है गल्फ ऑफ मर्तबान। माउथ ऑफ इरावडी, गल्फ ऑफ मर्तबान, इंडो चाइना पेनिनसुला आपको ठीक यहीं मिलेगा। पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी लाओस, और लाओस जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। लाओस कैसी है, अपने आप में लैंड लॉक कंट्री है। अब हम आ गए अपने साउथ ईस्ट एशिया पे। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की बात करेंगे तो पहली कंट्री हमको मिलती है म्यांमार, दूसरी मिलती है लाओस, फिर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ईस्ट तिमोर, और ये है हमारी सबसे छोटी बढ़िया सी कंट्री ईस्ट तिमोर। और इसी के वेस्ट में हमारे पास है बाली आइलैंड, टूरिज्म डेस्टिनेशन का वर्ल्ड फेमस प्लेस है बाली आइलैंड। बाली, राजा बाली, यस। रामायण एक्चुअली भारत से अच्छी इंडोनेशिया में होती है, भारत से अच्छी इंडोनेशिया में होती है। बाली द्वीप पर दिन में 3 बार पूजा होती है। हमारे यहाँ दिन के समय में थोड़े मंदिरों में पूजा नहीं होती है, वहाँ पे 3 समय पूजा होती है, यानी कि 4 समय पूजा होती है, सवेरे की, दोपहर की, शाम की और रात्रि की पूजा भी होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अभी जानना और समझना है तो एक बार बाली अवश्य होकर आइए, इंडोनेशिया में जाइए और देखिए, समझिए कि वास्तव में राज, धर्म और संस्कृति में क्या अंतर होता है, राइट। आगे आइए, बाली, बाली द्वीप, ईस्ट तिमोर।
स्टेट ऑफ करा, और यहाँ पे हमने कर लिया इंडो चाइना पेनिनसुला, और ये हो गया हमारे पास म्यांमार। अब म्यांमार के साथ ही हमारे पास आता है शान प्लेटू, और म्यांमार में हमारे पास शान प्लेटू है। और नोट करके लेके, जो शान प्लेटू है ये मिनरल डिपॉजिट्स का भंडार है म्यांमार के लिए, और इसी के साथ इसका जो एक्सटेंशन है वो म्यांमार और कंबोडिया में है, सॉरी म्यांमार और थाईलैंड में है। इसका जो एक्सटेंशन है वो म्यांमार और थाईलैंड में आता है। ये आ गया इसका, तो ये हो गया म्यांमार और ये हो गया थाईलैंड। और जो सल्वीन रिवर है, जो सल्वीन रिवर है वो शान प्लेट्यू के ईस्ट से होती हुई निकलती है, इसको काटती हुई निकलती है सल्वीन। इसके साथ ही जो इरावदी रिवर है वो इसके मिडिल पोर्शन पे उसको निकलती है, और इरावदी रिवर को लाइफलाइन ऑफ द म्यांमार कहा जाता है, जबकि मेकोंग रिवर को लाइफलाइन ऑफ कंबोडिया कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा रीजन चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए तो प्रसिद्ध है ही। अब थोड़ा और देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और लाओस हो गया। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, और ये वर्ल्ड फेमस है ओपियम के लिए। गोल्डन ट्रायंगल ये किसके लिए वर्ल्ड फेमस है? ओपियम के लिए। इसके साथ ही एक आता है गोल्डन क्रीजेंट, CRESCENT, गोल्डन क्रीजेंट। इसमें कौन कौन आता है? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये भी ओपियम का प्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली अफ़गानिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी ही ओपियम के प्रोडक्शन पर चलती है। तो ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, और गोल्डन क्रीजेंट हो गया, और ये है अपना गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग होती है, या जहाँ से हमारा बॉर्डर शेयर होता है भारत के साथ, वो है पटकाई बूम, अराकान युमा और नागा हिल्स के साथ म्यांमार का बॉर्डर सेपरेट होता है भारत के साथ। तो ये हो गया अपने ईस्ट एशिया की कंट्रीज़। और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में हमने इसकी इंपॉर्टेंट कुछ जोग्राफिकल लोकेशन देख ली। तो एक्चुअली हम चले थे वेस्ट एशिया से, हमने पूरा कवर करा, और रशिया के साथ होते हुए, मंगोलिया होते हुए, तारिम बेसिन होते हुए, ईस्ट एशिया होते हुए हम पहुँचे हैं अपने भारत पर। तो लौट के बुद्धू घर को आए, हम घर को आ गए हैं। इसकी एक्सटेंशन वर्जन में हम भारत को अलग से देखेंगे, और फिर अपना पूरा इंडियन ओशन रीजन को अलग से देखेंगे। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन और तेज़ी के साथ कर लेते हैं, ये हमारी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो क्विक रिवीजन में हमने कहा था कि हमारे पास वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, ये हमारा फिजिकल डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब देखो, तो ये गोबी डेजर्ट था मंगोलिया और चाइना के बीच में, ये रहे हमारे अल्ताई माउंटेन। मैंने कहा था अल्ताई माउंटेन की इस पे आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा। ये हो गया ताकला माकन डेजर्ट, मैंने कहा था कुनलुन शान और थीन शान के बीच में हमको ताकला माकन डेजर्ट मिलेगा। ये हो गया हमारा सिचुआन बेसिन, और ये हो गया सिंकियांग बेसिन, और यहीं पर हमारे पास यूनान पेनिनसुला था। ये लिखी हुई है यांगत्जे, और ये नॉर्थ चाइना प्लेट है, और ये है अपना येलो रिवर, और ये है अपना येलो सी, अपना ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, और ये हो गया जापान, ये हो गया पैसिफिक ओशन, येलो सी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये अपने मंचूरियन प्लेन, जो मैंने लोकेशंस आपको दी थी मंचूरियन प्लेन सारी की सारी, ठीक है। ये अपना साउथ चाइना सी है, और ये अपना ताइवान है, जिसको ऑफिशियली ताइवान लिखता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बर्मा लिखा हुआ है, अब इसका म्यांमार हो गया है। और हाँ, म्यांमार की नई राजधानी भी हो गई नेपेदा, ठीक है, रंगून से अलग नेपेदा। रिवर देख लेते हैं। तो रिवर में हमने करा था, ये होगी अपनी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सल्वीन और मेकोंग। ये होगी सिकियांग, यांगत्जे, और ये होगी अपनी येलो रिवर, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब मोटी मोटी बदल हैं। जैग्रोस माउंटेन करवाए थे, अच्छा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये अपनी आसी रेंज थी, ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया, रूबल खरी यहाँ पे था, ये यमन हो गया, ये ओमान हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गई, ये अपना रेड सी हो गया, ये सोकोता यमन का आइलैंड हो गया, ये अरेबियन सी है, और यहीं पर है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान पर। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान की रेंज में ग्वादर पोर्ट, चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है, चाइना ही उसको लेकर चलता है, ग्वादर पोर्ट, ठीक है, चाइना इसको लेकर चलता है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से ठीक इधर है चाबहार पोर्ट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर बाय दी सी रूट,
और फिर ये अपने पास आता है ग्रेट हिमालय, टिबेटन प्लेटू, तारिम बेसिन ये अपने पास आता है, ये गोबी डेजर्ट हो गया, अल्ताई माउंटेन हो गया, सेंट्रल प्लेटूज हो गए, और ये पूरा का पूरा देखो कुरिल आइसलैंड हो गया, सी ऑफ जापान हो गया, और ये ताइवान हो गया, और ये फिलीपींस हो गया, फिलीपींस आर्चिपेलागोस हो गए। नेक्स्ट देखिए, एशिया की कंट्रीज़ में मैंने पूरा पॉलिटिकल लोकेशंस आपको दे दी थी सारी की सारी, और आप कुछ कंट्रीज़ का रिवीजन कर लेना। लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक। देखो अगर कुछ लोकेशंस को कर लेते हैं तो ये हो गया अपना यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये हो गया अपना इराक, ईरान, और ये हो गया अपना टर्की, ये पूरा का पूरा रशिया हो गया, मंगोलिया, चाइना, और ये हो गया अपना जापान वाला पोर्शन, और ये हो गया अपना साउथ ईस्ट वाला पोर्शन, राइट। और ये हो गई अपनी एशिया की पूरी पॉलिटिकल मैपिंग। और हमने कहा स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे थे, कि फिजिकल डिवीज़न हो गए और पॉलिटिकल डिवीज़न हो गए। एक पॉलिटिकल डिवीज़न जो हमारे पास है वो हमारा रह गया है साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारे पास 8 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, और अफ़गानिस्तान है। इसको हम भारत के साथ ही देखेंगे क्योंकि उसी में हम देखेंगे अपना इंडियन ओशियन रीजन। तो अभी के लिए हम इस क्लास को फिर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपने एशिया की पॉलिटिकल फिजिकल मैपिंग कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप के लिए। पूरा याद करके आना, इसको डिस्कस करके आना और अच्छी तरीके से इसको मेमोराइज़ करना। कल इसको डिस्कस करते हैं और फिर यूरोप की तरफ आगे की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।